पेश खिदमत है कहानी काला कफन का 9वां हिस्सा। जज्बे नेक थे, दिल में प्यास थी। जो कुछ मिला वो मुर्शिद के हवाले से मिला था। मुर्शिद ने दुनिया के सामने छोड़ दिया था। जो किया था वो फैसले सही थे या गलत, इस बारे में खुद फैसला करना मुमकिन नहीं था। जहां तक दिल की प्यास की बात है तो तड़प और तलब दिल में बाकी थी। माँ बाप, खानदान गुम हो गया था, उनसे भी वो नहीं कहा जा सकता था। दिल की आरज़ू थी। वैसे तो सब कुछ ठीक था, माली हालत भी बहुत बेहतर हो गई थी। समाजी मकाम तो नहीं मिल सका था, लेकिन बहरहाल गुजर बसर हो रही थी। जिंदगी में अगर किसी और को शामिल करने की कोशिश करता तो वो भी मुमकिन कर सकता था, लेकिन एक ख्वाहिश दिल में ज़रूर थी। वो ये कि अगर कुछ किया जाए तो माँ बाप और अहले ख़ानदान की शमूलियत के साथ किया जाए, वरना फ़ायदा ही क्या। ज़िंदगी तो गुजर रही है, प्यासी निगाहें जब भी तलाश करती हैं अपनों को तलाश करती हैं। मुर्शिद ने जो कुछ दिया था वो बेशक बड़ी हैसियत का हामिल था, लेकिन अपना काम नहीं हो सका था। जमाल यज़दानी तो ज़रूर से ज़्यादा ही खुश था और अपने आप को बहुत बड़ी हैसियत का मालिक समझने लगा था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। यूं थोड़ा सा वक्त और गुजर गया। बड़ा अजीब सा मामला था। हम जो दुकान सजाए बैठे थे वो ऐसी नोयत की हामिल थी कि अगर पुलिस हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाती तो जवाब देना मुश्किल हो जाता। उस शाम भी एक अजीबो गरीब शख्स मेरे पास आया था। मेरे पास मैं खास तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त हमारे स्टाफ के जनरल मैनेजर मतलब निसार अहमद साहब भी मौजूद नहीं थे और डायरेक्टर जमाल यज़दानी भी नहीं थे। दोनों किसी काम से गए हुए थे, सिर्फ मैं बैठा हुआ था। अब वो शख्स इजाज़त लिए बगैर अंदर घुस आया था। बिल्कुल दुबला पतला चेहरा, छोटी सी दाढ़ी, गोल टोपी पहने हुए, लिबास भी बोसीदा सा लगता था, जैसा कोई फ़कीर हो और मांगने के लिए घुस आया हो। मैंने किसी कदर नाखुशगवारी से उसे देखा और दिल में सोचा कि एक चपरासी का होना इंतहाई ज़रूरी है। कोई मुश्किल बात नहीं थी, चपरासी बआसानी हासिल किया जा सकता था। कम अज़ कम ऐसे मांगने वाले लोग इस तरह तो सीधे नहीं आ जाने चाहिए। मैं अभी उसे खुश्क निगाहों से देख ही रहा था कि मेरे सामने की कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैंने किसी कदर गुस्सीले लहजे में कहा, क्या बात है? उसने कहा, तुमसे काम है। वो करख्त लहजे में बोला, क्या काम करते हो? मैंने कहा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम कैसे आए हो ये बताओ। उसने कहा, कुछ दो मुझे, मैं ज़रूरतमंद हूँ। मैंने कहा, बुजुर्ग हो, वली हो? क्यों, यही कहना चाहते हो ना? मांगने खाने के लिए जो अंदाज तुमने इख्तियार किया है मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। जवाब में वो चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस पड़ा, फिर बोला, आंखों में रोशनी है, दिमाग में अक्ल है। मैं ज़रूरतमंद तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे दो या डांट डपट कर रहे हो? मैंने कहा, तुम शराफत से उठकर बाहर निकलते हो या मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूँ? उसने कहा, यहाँ क्यों बैठे हो तुम? दुनिया के मसाइल हल करने, लोगों के सरों से जादू टूने के असरात ख़त्म करने? तुम्हें मालूम है कि ये सब क्या है? मैंने कहा, बाबा जी किसी स्कूल के मास्टर हो क्या, या फिर पागल खाने से भागे हुए हो? दिमाग खराब हो गया है? चलो उठो, दफा हो जाओ। भीख मांगने के लिए तुम लोग नए नए तरीके इख्तियार करते हो। अब इस बकवास के बाद मुझसे क्या मांगोगे ये भी बता दो। वो मुझे देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और खपती अंदाज में बोला, एजेंसी का आदमी हूँ, मालूमात के लिए भेजा गया था, सुराग लगाने आया था। बात सही है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट देता हूँ, वारंट जारी हो जाएंगे तो उठा लिए जाओगे। ये कहकर वो तेजी से चलता हुआ बाहर निकल गया। मैं गुस्सीली निगाहों से दरवाजे को घूरता रहा। एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि पागल ही था, फजूल बकवास कर रहा था, लेकिन फिर भी एहतियातन अपनी जगह से उठा। बाहर निकल कर देखा, इत्तफाक की बात है कि निसार अहमद और जमाल यज़दानी आ रहे थे। खैरियत? दोनों ने एकदम सवाल किया। मैंने कहा, अभी यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतर कर कोई गया है? कितनी देर पहले? अभी कोई 25 सेकंड पहले। वो बोले, नहीं, इधर से तो कोई नहीं उतरा, हम नीचे से ही से आ रहे हैं। मैंने इधर उधर देखा और कोई जगह भी नजर नहीं आ रही थी जहां से वो जा सकता। जमाल यज़दानी ने कहा, आखिर कौन था? मैंने कहा, पता नहीं यार, अंदर आ जाओ। फिर मैंने निसार अहमद से कहा, निसार अहमद साहब, दफ्तर के लिए एक चपरासी बेहद जरूरी है। वो बोला, हुजूर अनवर, मेरे जहन में भी कई बार ये सवाल आया, छोटे मोटे काम भी होते हैं। वैसे तो मैं हाजिर हूँ, दफ्तर की सफाई वगैरह तो बाहर ही का आदमी कर ही जाता है, छोटे मोटे काम करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर एक चपरासी ही दफ्तर में हो तो कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, वो काम आ सकता है। मैंने कहा, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था। खैर, आप बंदोबस्त कर लीजिए। जमाल यज़दानी ने मेरे सामने बैठते हुए कहा, तुम्हारी पेशानी की शिकनें बताती हैं कि कोई खास बात हो गई है, और जिस शख्स के बारे में तुमने पूछा था वो कौन था? मैंने कहा, यार, कोई अजीब सा आदमी था, मैले कुचैले कपड़े पहने, मांगने वाला लग रहा था। लोगों ने बड़े बड़े तरीके ईजाद कर रखे हैं भीख मांगने के भी। बाज़ लोग तो बाकायदा नफ्सियाती असर डालते हैं और अच्छे खासे माहिर नफ्सियात होते हैं। ऐसा ही कोई आदमी था, मगर बड़ा गुस्सा दिला कर गया है मुझे। छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़े हुए हो? भला ऐसी बातों पर भी गुस्सा किया जाता है? बच्चों की सी बात है। सुनाओ, कोई केस वगैरह आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ज्यादा वक्त नहीं हो गया? होगा, मैं इस वक्त इस मौजू पर बात करने के मूड में नहीं हूँ। लगता है कोई बहुत ही ज्यादा बकवास करके गया है। मैंने कहा, हाँ, अपने आप को एजेंसी का आदमी बता रहा था।
वो बोला, तुम्हारा कोई अंदाजा? मैंने जवाब दिया, मैं अंदाजा नहीं लगा सका। फिर काफी देर तक जहन पर गुबार छाया रहा, आखिरकार भूल गया। शाम का खाना किसी अच्छे से होटल में खाते थे हम दोनों, और उसके बाद आराम करने चले जाते थे। जमाल यजदानी बदस्तूर मुझे शाहिद समझता था, और वैसे भी मैंने अपने आप को उसी शक्ल में रखा था। उस रात भी तमाम मामलात से फरागत हासिल करके आरामगाह में आ गया, बिस्तर पर लेट गया। काला कफन अलमारी में रखा हुआ था और मैं सोचों में डूबा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर सोचा कि कौन हो सकता है, लेकिन समझ में नहीं आया तो अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोला ही था कि दिल पर एक घोंसा सा लगा। लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने पर बिखरी हुई थी, चेहरा बहुत बड़ा था। आम चेहरे इतने बड़े नहीं होते। बदन चूंकि लिबादे में ढका हुआ था, इसलिए उसकी लंबाई चौड़ाई का सही एहसास नहीं हो रहा था। आंखें हल्कों में इस तरह चमक रही थी जैसे बल्ब रोशन हो। उन आंखों में सुला देने वाली कुव्वत थी। मुझे एक लम्हे के लिए यूँ मालूम हुआ जैसे उन आंखों में से रोशनी की शुआ निकल रही हो, और यह शुआ मेरी आंखों के जरिए मेरे दिमाग में फैली जा रही हो। मेरे दिमाग में एक तेज़ रोशनी सी होने लगी और मैं दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर पीछे हट गया, लेकिन तेज़ रोशनी की चमक ने मुझसे मेरे हवास छीन लिए थे और मेरे हलक से कराहें निकलने लगी थी। बस एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, और उसके बाद दिमाग में जलने वाला रोशनी का बल्ब बुझ गया। मैंने इस तरह महसूस किया जैसे बरसों का बीमार हूँ। बदन निढाल हो गया था। हालांकि थोड़ी देर पहले मैं बिल्कुल ठीक था, जिस्म की तवानाइयाँ बेहतर थीं, लेकिन अब यूं लग रहा था जैसे बदन का सारा खून खुश्क हो गया हो और दिमाग में फैलने वाली रोशनी ने बदन की सारी कुव्वत छीन ली हो। शदीद हैरान था, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे उस वक्त हुई जब मैंने अपने इतराफ़ में बेशुमार लोगों को बैठे हुए देखा। एक अजीब सी वीरान सी इमारत थी। मेरा फ्लैट मेरे कमरे की ख्वाबगाह नहीं थी। ये इमारत तो काले पत्थरों से बनी हुई थी। पत्थरों की सिलें पड़ी हुई थी जो नीम दायरे की शक्ल में थी, और उस नीम दायरे के पत्थर की सिलों पर बेशुमार अफराद वैसे ही सब्ज रिवादों में मलबूस बैठे हुए थे। उनके चेहरे बेहद खौफनाक थे। एक तरफ पत्थर की बड़ी सी सिल के पीछे एक बहुत ही उम्र रसीदा बूढ़ा मौजूद था। मैं उसके ऐन सामने बैठा हुआ था और मेरे हाथों में रस्सियां बंधी हुई थी। पलक झपकते ये सब कुछ हो गया था। ऐसे मौका पर अगर इंसान दिमागी कुव्वतों को बहाल रखने में कामयाब हो जाए तो उसे बहुत ही ताकतवर असाब का मालिक कहा जा सकता है, और शायद मैं ताकतवर असाब का मालिक था जो बच गया था। वरना होना तो ये चाहिए था कि पागलों की तरह चीख पड़ता, दीवानगी की हद में दाखिल हो जाता और अपने ही बाल नोच डालता। कैफियत ऐसी थी। वो पहला बूढ़ा जो जज की हैसियत से बैठा हुआ था बोला, हाँ, नाम? दोनों बूढ़ों में से एक ने कहा, फरीदुल्ला। मुझे हैरानी इस बात पर हुई थी कि वो सब एक जैसी शक्लो सूरत के मालिक थे। जज बूढ़े ने शायद मेरा नाम लिखा। अब मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि अदालत का सा समा है और मैं बड़े अजीबो गरीब कैफियत का शिकार हूँ। जज बूढ़ा कहने लगा, बाप का नाम? हमीदुल्ला। हाँ, बताओ क्या सूरत हाल है? इसने अपने आप को एक बुजुर्ग, एक दरवेश, लोगों के मसाइल हल करने वाला बताकर पेश किया और ऐसे उमूर में टांग अड़ाई जिसमें इसे मदाखलत नहीं करना चाहिए थी। उस बूढ़े ने कहा, क्या इसने इंसानों के खिलाफ कुछ किया? जवाब आया, नहीं। बेशक इसने ऐसा नहीं किया, लेकिन इसने फ़कीरी का वो मर्तबा हासिल करने की कोशिश की जिसके लिए सदियों जहाद किया जाता है। अपने आप पर मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, ये गुनाह अजीम है। एक शख्स जिसने अपना एक अनोखा ही इल्म जाहिर किया है, अपने आप को उसका मुर्शिद कहता है, उसका नाम भी मुख्तलिफ मज़ाहिब की नुमाइंदगी करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसी के नाम पर अपने आप को दरवेशियत की हद में दाखिल करता है। कुतुब, अब्दाल, ये पोशीदा दुनिया के मुहाफिज हैं, लेकिन चोर रास्तों से घुस आने वाले इनकी हैसियत को भी दागदार करते हैं। बेशक मर्तबा हासिल करने के लिए तो बड़ा तवील मुशाहिदा करना होता है, और ऐसे लोग जो इन चोर रास्तों से आगे आकर इंसानों को भटकाने लगते हैं वो काबिल सज़ा होते हैं। उन्हें सज़ा दी जाए, इसे बदतरीन सज़ा दी जाए। जज ने मुझसे कहा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि मेरा जुर्म क्या है। क्या जुर्म लगाया है मुझ पर? मैं तो शुरू ही से मुश्किलात का शिकार हूँ और मेरे साथ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए हैं। माँ बाप छिन गए हैं मेरे और दर बदर फिर रहा हूँ। ऐसी सूरत में मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया। क्या ये सड़कों पर बैठे हुए लोग जो इंसानों को भड़का कर न जाने क्या क्या खेल खेलते हैं, मासूम लोगों की मुश्किलात से फ़ायदा उठाकर उन्हें तरह तरह के लालच देते हैं और उनसे दौलत बटोरते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ बोलता है, बकवास करता है। जो ज़िंदगी तू गुजार रहा है और तूने किस तरह लोगों की मुश्किलात हल करने का बेड़ा उठाया है, क्या वो तेरी किसी मेहनत का नतीजा है? क्या किया है तूने? लेकिन जनाब मुर्शिद, कहा ना, जिस शख्स के नाम ही उसकी कौमियत ना जाहिर करते हो उसे मुर्शिद कहता है तू। क्या ये दरवेशियत की तौहीन नहीं है? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, एक कम इल्म आदमी हूँ। सज़ा दी जाए, इसे सज़ा दी जाए। चारों तरफ से आवाज़ें उभरने लगीं और मैं उन आवाज़ों को सुनकर बदहवास हो गया। ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। क्या करूँ मैं? क्या करना चाहिए मुझे? मैंने अचानक ही अपनी जगह से उठकर भागने की कोशिश की। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब मैं उस बड़े वसी हॉल से बाहर निकला और उस खंडरनुमा इमारत में भागने का रास्ता तलाश करने लगा तो कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आया। जिधर भी जाता एक दीवार रास्ता रोक लेती।
آہ نہ جانے میں عالم خواب میں ہوں یا عالم حقیقت میں۔ یہ خوف بھرے لمحات میری زندگی لے رہے تھے اور میں شدت خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ پھر میرے حلق سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، لیکن میری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے تھک گیا، نہ جانے عمارت کے کون کون سے حصے میں چکر لگا چکا تھا۔ واپس اس حال میں آنے کی کوشش کی جہاں بقیہ افراد موجود تھے، لیکن کون سا حال، کیسا حال؟ وہاں تو کوئی بڑا ہال ہی نہیں تھا۔ یہ سب نہ جانے کیا تھا۔ یہ عمارت تو ایک گورکھ دھندا تھا۔ بہرحال تھکن سے نڈال ہو کر ایک جگہ زمین پر لیٹ گیا۔ میرا بدن پسینے سے تر تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ آہٹیں سنائی دیں اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ سبز لباسوں میں ملبوس 4 بوڑھے تھے جن کے قد و قامت بہت لمبے لمبے اور آنکھیں شیشوں کی طرح چمکدار تھیں۔ ان کے چہروں پر نہایت سخت آثار نظر آ رہے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے نفرت بھری نگاہوں سے گھور رہے ہوں۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، اٹھ، یہاں تیرے باپ کا راج نہیں ہے، سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے کہا، لیکن میں نے کیا ہے؟ وہ بولا، اے لعنتی انسان، تو اپنے آپ کو بے گناہ کہتا کیا ہے؟ تجھے اندازہ نہیں کہ تو نے کیسے کیسے گناہ کرتا رہا ہے؟ اپنے گناہوں کی سزا بھگت۔ زندگی تجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، ابھی تو تجھے دنیا کی ہر مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے بھاگ کر تو اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ میرے پورے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی اور میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر میں نے کون سا گناہ کیا، لیکن میں جس عذاب میں گرفتار تھا اس سے بچنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ 4 بوڑھوں نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے جس طرح میرے بازو میں اپنے شکنجے ڈالے تھے وہ میرے لیے ناقابل یقین تھے۔ مجھے ایسا ہی لگا تھا جیسے ان کے ہاتھ لکڑی کے بنے ہوئے ہوں۔ اتنی سخت گرفت تھی کہ ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے آئے اور پھر اسی کھنڈر نما عمارت کے کمرے میں لے گئے۔ کمرہ زیادہ سے زیادہ 10 بائی 10 گز کا ہوگا، سپاٹ دیواریں، اوپر سے سپاٹ چھت، بس ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس سے انہوں نے مجھے اندر داخل کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں حیرت سے ان دیواروں کو دیکھنے لگا۔ اچانک ہی دیواروں کے چاروں طرف کے سوراخوں سے پانی کی ایک دھار پھوٹ کر میرے جسم پر پڑی اور میرا پورا وجود تلملا کر رہ گیا۔ یہ پانی تو گرم تھا۔ میرے حلق سے دہشت ناک چیخ نکلی اور میں دروازے کی طرف لپکا، لیکن دروازہ؟ اس کمرے میں تو کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ میں تو سمت کا تعین بھی بھول گیا۔ کون سی سمت تھا وہ دروازہ؟ چاروں طرف کی دیواریں اب گرم پانی اگل رہی تھی اور یہ پانی اتنا گرم تھا کہ میری کھال جلنے لگی تھی۔ کمرے میں بھاپ بھی بھرتی جا رہی تھی۔ پانی زمین پر گرا تو میرے پاؤں کے تلوے جلنے لگے، میرے حلق سے دہشت ناک چیخیں نکلنے لگی اور میں نے دہشت زدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، لیکن اس بند کمرے میں کوئی بھی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ میں شدت جنون سے دیوانہ ہو گیا، دیواروں سے ٹکرانے لگا، اپنے آپ کو پانی کی دھاروں سے بچانے لگا، لیکن ان دھاروں کا پریشر اتنا تیز تھا کہ وہ آمنے سامنے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور پورے کمرے میں ان کی چھینٹیں اڑ رہی تھیں۔ میں اس وقت جس اذیت سے گزر رہا تھا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر میں آنکھیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کھولتے ہوئے پانی کی ہر بوند میرے بدن کو جگہ جگہ سے جلا رہی تھی۔ عجب طرح سے زمین پر اچھل رہا تھا اور رگوں پے کی اذیت اس وقت جہنم کی آگ سے آشنا کر رہی تھی۔ کچھ لمحے بھی تاب نہ لا سکا اور بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ کیا نظام رکھا ہے قدرت نے انسانی دل و دماغ کا! جب قوت مدافعت ساتھ چھوڑ دے تو ہوش و حواس ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور بدن کی ساری تکالیفوں کا تعلق صرف ہوش و حواس سے ہے۔ غور کیا جائے تو یہ بھی ایک فسانہ عبرت ہے، سوچنے کے لیے بہت کچھ۔ بے ہوش ہو گیا تھا اور جب ہوش میں آیا تو فوم کے نرم بستر پر پڑا ہوا تھا، لیکن کھال کی جلن کی شدت سارے وجود کو اذیت دے رہی تھی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ بے ہوشی دائمی ہو جائے، کم از کم اس کرب اس اذیت سے تو نجات ملے۔ لیکن میں جس دور سے گزر رہا تھا وہ آرزوئیں پوری نہ ہونے کا دور تھا۔ اب اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہی چاروں بزرگ اندر داخل ہوئے۔ میں تو انہیں جہنم کا فرشتہ سمجھنے لگا تھا۔ شکل دیکھتے ہی دہشت طاری ہو جاتی تھی، ان کے چہرے پر اب بھی نرمی کے آثار نہیں تھے۔ میں دہشت زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ چاروں ہی میرے قریب پہنچ گئے، پھر ان میں سے ایک کی آواز ابھری، اٹھو۔ میں نے سوال کیا، اب کہاں جانا ہے مجھے؟ وہ بولے، ابھی تو بہت سے مرحلے باقی ہیں، اٹھو۔ میں نے کہا، دیکھو میری بات سنو، کم از کم مجھے میرا جرم تو بتا دو۔ ایک بولا، چلو اسے اٹھاؤ، ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہم سے ہمارا ایمان چھین لیں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتا، انہوں نے انتہائی بے دردی سے مجھے میری جگہ سے اٹھا لیا تھا اور پھر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے باہر لے آئے تھے۔ میں کرب سے چیخ رہا تھا، مرشد مرشد چلا رہا تھا اور نہ جانے کیسے کیسے عذاب سے گزر رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ مجھے ویسے ہی ایک کمرے میں لے آئے تھے جیسے کمرے میں میرے بدن کو ایک آبلہ بنا دیا گیا تھا۔ ہاں، کوئی شک نہیں کہ میری کھال میرے گوشت سے جدا ہو گئی تھی اور میں اسے جگہ جگہ سے لٹکا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس کے نیچے سے گوشت نکل آیا تھا اور اس کھال اترے گوشت پر ہوا بھی لگتی تو ایسی اذیت ہوتی کہ خدا کی بنا۔ ایک بار پھر وہ مجھے ویسے ہی کمرے میں لے آئے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کرب و اذیت کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ میں پھر چیخنے لگا، چیختے چیختے میری آواز بیٹھی جا رہی تھی۔ وہ لوگ کمرے سے باہر نکل گئے اور میں
इंतजार करने लगा कि अब पानी की धारें नमदार होती हैं और मेरा जिस्म पानी में उबलता है। लेकिन मेरे खुदा, मेरे खुदा, इस बार कुछ और ही हुआ था। अचानक ही सर्द हवाएं बारीक बारीक सुराखों से नमदार हुई थी। ये हवाएं इस कदर सर्द थी कि नाकाबिले बयान। हैरानी की बात थी कि मौत भी नहीं आ रही थी। उन हवाओं ने मेरे बदन को छुआ तो कर्ब का एक ऐसा तो लाफानी एहसास हुआ कि इंसान सोचे तो होश खो बैठे। बदन की उतरी हुई खाल उन बर्फानी हवाओं से मुस्तरिब हो रही थी और मेरे हलक से बेआवाज चीखें निकल रही थी। मैं रो रहा था, मैं चीख रहा था। मैंने चीखते हुए कहा, आखिर क्यों? मैंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो खुद अजाब ज़दा हूं। पूछा गया, कफन सफ़ेद होता है, ये काला कफन तुझे किसने दिया? मैंने कहा, मुर्शिद ने। वो बोले, देने वाली ज़ात से हटकर तूने जो कुछ किया तुझे उस गुनाह का एहसास है? मैंने कहा, मैंने इसे गुनाह समझकर नहीं किया। मैंने कहा, अगर वो गुनाह था तो मैं इससे नावाकिफ था। कहा गया, यही तो इम्तिहान का वक्त होता है। शैतानी कुव्वतें किस किस तरह असरअंदाज होती हैं। अगर इससे बचा जाए तभी तो काम होता है। तू जानता है जो तुझे जगह जगह की सैर करा रहा था कौन था? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। कहा गया, तेजा था वो तेजा जो जगह जगह तुझे धोखा देता रहा। उसने तुझे ऐसी कुव्वतों का सहारा दिया है जिससे तू भटक जाए। काला कफन क्या चीज़ है? काली ताकत का इजहार, और तू उसके जाल में फंस गया। तूने सोचा कि तमाम तर कुव्वतें अब तेरे कब्जे में हैं और तू इंसानों की मुश्किलात का हल दरियाफ्त कर लेगा। तू जानता है कि ये काम करने वाला कौन है? मैंने कहा, लेकिन मैं तो। कहा गया, देख, बात वही आ जाती है। शैतान को कुव्वतें हासिल हैं कि वो लोगों को बहकाए और उसके लिए तरह तरह की शक्लें इख्तियार करे। तो आहिस्ता आहिस्ता शैतान के जाल में तू फंसता जा रहा था और अब तूने ऐसे अमल शुरू कर दिए थे जिनमें अगर तू कामयाब हो जाता तो शैतान की कुव्वतें एक नया रुख इख्तियार कर लेती। ये तो एक बड़ी ही भयानक चाल थी इस तरह शैतान की, जो खुद को मुर्शिद कहकर तुझसे रोशनास करा चुका था। क्या समझा? शैतान अब भी तेरे पीछे है और बजाय इसके कि तू शैतानी कुव्वतों का मरकज बनकर शैतान को ताकत दे, तुझे अजियतों में गिरफ्तार करना ज़रूरी हो गया है। मैंने कहा, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ मैं नहीं जानता था उसके जाल में गिरफ्तार हो गया। कहा गया, ये ना सोचा तूने कि हकीकत भी कोई चीज़ होती है? भला कैसे मुमकिन है ये कि इंसान को वो चीज़ें मिल जाएं जो उसे इंसानियत की हद से आगे ले जाएं? ओए दीवे, हक तो ये है कि तू एक मामूली सा वजूद है, गलाजतों में लिपटा हुआ। तुझे भला किसी को शफा बख्शने की कुव्वत कैसे पैदा हो सकती है? ये मंजिल तो बहुत दूर है। तूने शैतानी रास्ते अपनाकर कुतुब और अब्दाल बनने की कोशिश की, मजाक उड़ाया उन सारी चीज़ों का। बेशक लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये सड़कों पर जो इंसानों को धोखा देने के लिए बैठे हुए हैं, इनका क्या मकाम है आखिर? अफसोस तो यही है कि तू इनसे अलग करार दिया गया। क्यों, ये हम नहीं जानते? मैं अजियत से मर रहा हूँ। अगर ऐसा ही है तो मुझे मौत की सज़ा दे दो, नहीं तो तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। तो अपने आप नाकर्दा गुनाह समझकर मजीद गुनाह कर रहा है। गुनाह ऐसी ही चीज़ है लज़्ज़त से भरपूर, लेकिन जब इसकी गिरफ्त होती है तो फिर सही मानों में एहसास होता है कि गुनाह क्या चीज़ है। मैं कर्बो अजियत से मर रहा था। ये जो इतनी गुफ्तगू मैंने कर रही थी उसके लिए मैंने अपने जिस्मानी कुव्वतों को आवाज़ दी थी। हो सकता है मेरी इल्तिजा उन्हें नरम कर दे और मैं बच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मेरे हलक से कर्बज़दा आवाज़ें निकल रही थीं और इन्हीं आवाज़ों में मेरी आखिरी चीख भी शामिल थी, माँ, मेरी माँ, बचाओ मुझे बचा लो। और अचानक ही मैंने बहुत से चेहरे गुम होते देखे। अचानक ही मैंने महसूस किया कि उन ठंडी हवाओं में कुछ गड़बड़ पैदा हो गई है। रफ्ता रफ्ता ये ख़त्म होती जा रही थी। मेरे हलक से मुसलसल चीखें निकल रही थी, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। मैं चीखे जा रहा था, चीखने की मशीन बन गया था मैं। मुझ पर गशी सी तारी हो गई थी और इसी गशी के आलम में मैंने देखा कि एक सफ़ेद चादर फिजा में उड़ रही है। मैं उस कमरे में नहीं हूँ जहाँ से सर्द हवाओं का शिकार हो रहा हूँ, बल्कि एक खुली जगह है। उस जगह में एक खुशबूदार साया मुतहरिक है और सफ़ेद चादर किसी साये के जिस्म पर पड़ी हुई है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा फ़ज़ा में उड़ रहा है। मैं उसकी जानिब लपकता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता वो चादर मेरे वजूद पर छा जाती है। मैं रफ्ता रफ्ता सुकून की आगोश में चला जाता हूँ। एक गहरी नींद तारी हो जाती है मुझ पर और वाकई ही मैं गहरी नींद का शिकार हो गया था। जिन जिस्मानी तकलीफ से मैं गुजरा था उनके बाद ये नींद एक ऐसी ही नेमत थी कि इंसान का दिल चाहे कि सारी ज़िंदगी वो इस नींद से बेदार ना हो। मुझ पर तो तरह तरह की कैफियत गुजर रही थी। एक तरह से मुझ पर उन हकीकतों का इंकशाफ हो रहा था जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। न जाने कब इस नींद से आँख खुली थी, लेकिन आंखें खोलने को दिल नहीं चाह रहा था। जो मीठा मीठा सुरूर मेरे वजूद में उतर रहा था वो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं सोता ही रहूं। कहीं ऐसा ना हो कि जो ही बंद आंखें खुलें एक बार फिर वही अजियत मेरे वजूद में उतर जाए। लेटे लेटे जहन भी सोच रहा था, माजी की बहुत सी बातें याद आ रही थी। वाकई कुछ गलतियां मेरी अपनी थी। मैं मुनहनिफ रहा था उन असूलों से जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बनाए गए होते हैं। और फिर वो मनहूस तेजा जो मेरी बदनसीबी बनकर मेरे वजूद पर सवार हो गया था।
क्या मुर्शिद की शक्ल में वही था? लेकिन मुर्शिद वो तो एक बड़ा नूरानी वजूद इख्तियार किए हुए था, लेकिन इंसान तो गलतियां करता ही है। उसकी इतनी बड़ी सजा मिली थी मुझे, पता नहीं क्या सिलसिला था अपने आप को मुजरिम समझना। दुनिया सबसे मुश्किल काम होता है। हालांकि जुर्म किया जाता है और उसकी सजा भी मिलती है, लेकिन फिर जहन और किसी ख्याल की जानिब लौट गया। उन अजियतों से बचने के लिए मैंने माँ को पुकारा था, और वो ममता की सफ़ेद चादर ही थी जिसने मेरे जिस्म के जख्मों को ढक लिया था। आह माँ, इंसान कितना बदनसीब होता है, जो चीज़ उसे हासिल होती है उस पर कभी तवज्जो नहीं करता, और जब वो हाथों से निकल जाती है और जब उससे दूरियां हो जाती हैं तो फिर उसकी असलियत समझ में आती है। मैंने तो शायद कभी इतनी तेरी पजीराई नहीं की, लेकिन मेरी एक आवाज़ पर तूने मुझ पर कर्ब के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये सिर्फ तेरी ही दुआएं हो सकती हैं, ये सिर्फ तेरा ही वजूद हो सकता है माँ, जो इंसान को अपनी आगोश की पनाह में ले ले और उस पर से अजियतों के दरवाजे बंद करा दे। आंखों के पोरों से आंसुओं की धार बहने लगी, और उन बहती धारों से सुकून का जो समुद्र मौजज़न हुआ, मैं कभी उसे भुला नहीं सकता। बहुत देर तक रोता रहा, और फिर यादों के बहुत से दरीचे बंद हो गए। मुझे अपने इतराफ में सरसराहटें सी महसूस हुई थी, और मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। मेरी निगाहें उन सरसराहटों का मरकज तलाश करने लगी, और अपने आप से कोई 20 फीट के फासले पर मैंने जिस वजूद को देखा, उसे देखकर मेरी रूह तक काम गई। बहुत अरसे के बाद तेजा मुझे नजर आया था। लंबी लंबी बगैर हड्डी की टांगें दूर तक फैली हुई थी, पहले से भी कुछ ज्यादा लंबी हो गई थी। बदन मामूल के मुताबिक छोटा था, सूखा और हड्डियों के पिंजर जैसा, और उस पर बड़ी सी खोपड़ी, इंतहाई मकरू। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा सारा वजूद थर थर कांपने लगा। उसने हाथों का सहारा लिया था और उठकर बैठ गया। फिर उसकी आवाज उभरी, कैसी गुजर रही है फरीद? मैंने कहा, लानत हो तुझ पर तेजा, खुदा की लानत हो तुझ पर। मेरे मुंह से गुर्राई हुई आवाज निकली और मैं उठकर बैठ गया। हैरत की बात तो ये थी कि अब मेरे जिस्म पर ना कोई दाग था और ना कोई निशान, बल्कि मैं अपने आप को पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। बदन से जगह जगह से उधड़ी हुई खाल बिल्कुल ठीक हो गई थी। ना सर्दी का एहसास था ना गर्मी का, बहुत मुनासिब कैफियत से गुजर रहा था। मनोज तेजा मेरी सूरत देख रहा था। फिर उसने कहा, बताया नहीं तूने? मैंने कहा, ना तुझ पर अल्लाह की लानत हो। कहने लगा, अरे वो तो है ही हम पर, कौन सी नई बात कर रहा है? लानत ही के तो मारे हुए हैं, मगर क्या करें, तेरे जैसे किसी इंसान का सहारा लेना जरूरी है हमारे लिए। देख, इंसान बन बैठ जा, तेरे लिए तो हम बहुत ही अच्छे साबित होंगे। असल में बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं। संसार में इतनी दुश्मनियां बिखरी हुई हैं कि दोस्तों को तलाश करना बड़ा ही मुश्किल काम है, और जब किसी को कोई दोस्त मिलता है तो वो ना तो उसकी कद्र करता है और ना ही इज्जत। तू बकवास किए जा, मैं तेरी बातें सुन ही नहीं रहा। मैंने कहा। बोला, सुनेगा तो तू ऐसे बालक के जीवन भर सुनता रहेगा। क्या समझता है तू तेजा को? तेजा कोई मामूली हस्ती है? अरे जिस दिन हमने अपना पूरा ज्ञान मुकम्मल कर लिया, देखना फिर क्या होता है। आधे संसार के ऊपर हर तरफ हमारी हुकूमत होगी। मैंने कहा, मैं कहता हूं तू भाड़ में जा, मैं तेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। तेजा ने हाथ उठाया और कहा, बैठ जा खामोशी के साथ, बहुत ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। और अचानक ही उसके हाथों की उंगलियों से सफेद रोशनी की शुआएं बाहर निकलीं, और दूसरा ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा आधा जिस्म पथरा गया हो। दर हकीकत मदन के निचले हिस्से में कोई जुम्बिश ही नहीं थी। मैं दहशत ज़दा हो गया। उठने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें नाकामी ही रही। मैंने बेबसी से तेजा को देखा, और तेजा बेशर्मी के से अंदाज में हंसने लगा। फिर हंसता बोला, कैसे मजे की बात है, ना घर का रहा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बनकर रह गया तू। वो तेरे शरीर को भस्म करने पर तुले हुए हैं, और इधर तूने हमसे भी दुश्मनी मोल ले ली है। थोड़ी देर तक मैंने खामोशी इख्तियार की। अब बिल्कुल ही बेवकूफ़ तो नहीं था। जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था उससे निकलना आसान काम नहीं था। सोचने वाली बात थी, अकल से काम लेना था। दिमाग भी हर कोई चीज़ होती है। कुछ लम्हे तक सोचता रहा, मसले से काम लेना ज़रूरी है। तेजा मेरी सूरत देख रहा था। मैंने उससे कहा, तेजा मुझे एक बात का जवाब देगा तू? उसने कहा, हाँ हाँ बोल। मैंने कहा, आखिर तू मुझसे क्या चाहता है? कहने लगा, देख रे भाई, बात असल में यह है कि तूने खुद हमें छेड़ा था। हम तो जो कुछ भी कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन तू फिर हमारे सामने इस तरह से आया कि हमारे मन में एक नई बात पैदा हो गई। हमने सोचा कि हिंदू धर्म वाले तो हमें जानते ही हैं, देवी देवताओं का धर्म लिए फिरते हैं, जिनका कोई भरम नहीं होता। क्या समझा? तुम लोग जो दीन धर्म वाले होते हो, यानी मुसलमान, अपना एक अलग धर्म रखते हो। अगर हम दोनों धर्मियों पर काबू पा लें तो हमारी कुव्वत बेपनाह बढ़ सकती है, बहुत कुछ हो सकते हैं। सो हमने तुझे अपने साथ शामिल कर लिया। और सच बताएं, हम वो जो मिला था तुझे वो हम नहीं थे, बल्कि हमारा एक वीर था जिसे हमने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया था, और तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए उसके जरिए काम लिया था हमने। क्या समझा? तू ये काम करता रहता अपना दीन धर्म के मुताबिक, और बात बनती हमारी। एक मौका पर लाकर हम ये बात साबित कर देते कि तू हमारे लिए काम कर रहा है, पर बीच में टांग अड़ा दी गई। लेकिन टांग अड़ाने वालों ने काम सही किया, यानी तुझे सजा देना शुरू कर दी। बड़े धर्म वाले हैं वो जो तुझे सजा दे रहे हैं। बचा लिया हमने तुझे।
میں نے اچانک ہی کرخت لہجے میں کہا تو نے؟ کہنے لگا خیر نہ صحیح، وہ الگ بات ہے کہ تو نے کسی کو پکارا اور کوئی تیری مدد کو آ گیا، وہ ہم مانتے ہیں اور اچھی طرح مانتے ہیں، پر اب تو ذرا عقل سے کام لے۔ مثلاً دیکھ لے، تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ سنسار تیرا ہے، ہمارا کام کر دے، ہم سنسار کو تیرے چرنوں میں لا کر جھکا دیں گے، کیا سمجھا؟ ہمارے ویر تو جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، تجھے ایسی شکتی دلا دیں گے کہ تو جیون بھر خوشیوں کا جھولا جھولتا رہے گا، اور اگر تو نے نہ مانی ہماری بات تو پھر سمجھ لے، ایک طرف ہم اور دوسری طرف وہ تیری درگت بنائیں گے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہے گا۔ میں نے کہا فرض کر تیجا اگر میں تیری بات مان لیتا ہوں تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بس ہم نے کہا نا، کچھ ایسے کام ہیں ہمارے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کندھوں پر ہمیں لیے لیے پھرے گا اور ہمارے کام کرے گا، ہم تیرے بس میں آ کر وہ کام کریں گے، کیا سمجھا؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فرض کرو میں تیار ہو جاتا ہوں تو؟ کہنے لگا تو یہ سمجھ لے کہ سارا کھیل ہی ختم ہو جائے گا، تجھے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا جہاں ہم چاہیں۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے کہا مگر تو نے میرے جسم کو پتھر بنا دیا ہے۔ وہ بولا ارے باولے، جیسے ہی ہمارے اپنے کندھوں پر چڑھنے کی ہمیں اجازت دے گا تو دیکھ تیری شریر کی شکتی کہیں بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ دل سے تو اس کمبخت بھوت کے بارے میں اچھے انداز سے نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن دماغ سے سوچ سکتا تھا۔ اگر اس وقت اس کی باتیں مان لی جائیں اور کسی ایسے موقع کا انتظار کیا جائے جو شاندار ثابت ہو تو پھر بات ہی کیا ہے، بس انسانی کمزوریوں پر قابو پانا ہوگا اور کچھ نہیں۔ وہ پتہ نہیں میرے دماغ میں تھا یا نہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ امید بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تیجا، آ جا تو میرے کندھوں پر۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا اور پھر وہ کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا میرے قریب پہنچا۔ میں اپنے بدن پر اس کی سرسراہٹ محسوس کر رہا تھا اور پھر میں نے اپنے شانوں پر اس کا بوجھ محسوس کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا بدن بہترین ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اپنے جسم کی توانائیوں کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر محسوس کیا۔ مجھے تیجا کی ہنسی سنائی دی۔ ہاں اب بول کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے تیجا، چل اب یہاں سے چل۔ وہ بولا ناک کی سید میں چلتا رہے، زیادہ فاصلہ نہیں طے کرنا پڑے گا تجھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور وہاں سے چل پڑا۔ جسم کی کیفیت اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، کسی پریشانی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے ایک عجیب بات محسوس کی، زمین پر میرا سایہ بن رہا تھا، سورج کی روشنی پڑ رہی تھی اور میرا سایہ زمین پر مجھ سے آگے آگے چل رہا تھا۔ تیجا میرے شانوں پر سوار تھا لیکن اس کا کوئی سایہ زمین پر نہیں تھا، شیطان بالکل روپوش تھا۔ میں نے اس سے کہا تیجا ہاں تو جانتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ بولا نہیں یہ بات میں نہیں جانتا، مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے سوال کیا اور اچانک ہی میرے دل کو ایک خوشی کا احساس ہوا۔ میری سوچوں پر تیجا کا کنٹرول نہیں ہے، یعنی یہ کہ میں اپنے طور پر بھی سوچوں۔ تیجا کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا، یہ تو اچھی بات ہے۔ بہرحال میں نے تیجا سے کہا تیجا کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا ہمیں؟ کہنے لگا تو مجھے ایک بات بتا۔ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ کیا تجھے میرا وزن محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ بولا یہ تو اچھی بات ہے، تھوڑا سا فاصلہ طے کرو اور اس کے بعد تمہیں ایک بستی کے آثار نظر آئیں گے، ہمیں اس بستی میں پہنچنا ہے، اور دیکھو جو کچھ بھی میں بتاتا رہوں وہی کرتے رہو۔ تھوڑے دن کے لیے خوشی سے اپنے آپ کو میرے حوالے کر کے دیکھو، پھر فیصلہ کر لینا کہ میرا ساتھ اچھا ہے یا برا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانسیں لے کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا کہنا بالکل درست تھا، ہم نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ کوئی چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی، بڑی بڑی شاندار عمارتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لوگ چل پھر رہے تھے، کئی منزلہ عمارتیں بھی تھیں۔ بستی میں داخل ہوتے ہی اس کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ یہ بستی وجے نگر کے نام سے جانی جاتی تھی اور اچھی خاصی بڑی بستیوں میں شمار ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کمبخت تیجا کتنے وسائل رکھتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک خوفناک جادوگر تھا اور اب میں چونکہ اس کے شکنجے میں پھنس چکا تھا، چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اس سے جنگ کرنے کے بجائے اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جائے، ورنہ میرے تو برے دن چل رہے تھے اور میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ آگے تقدیر میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میں اس وقت مصیبت زدہ ہو چکا تھا اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ ادھر سے جو تباہی اور بربادی مجھ پر نازل ہوئی تھی وہ بمشکل تمام ماں کی دعاؤں سے ٹلی تھی، اور ادھر تیجا ایک بار پھر مجھے میری منزل سے بھٹکا رہا تھا۔ بہرحال اس نے کان کے پاس سرگوشی کی اور بولا دیکھ اب اگر تو مجھ سے غداری کرے گا تو اس کے بعد تجھے آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں تجھے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی اپنا ایک کام ہے جو تجھ جیسے کسی آدمی سے ہی نکل سکتا ہے۔ تھوڑا بہت تجھے اس بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں تیرے کندھوں سے اتر جاتا ہوں، مگر میں اپنے آپ کو اندھیرے میں چھپا لوں گا، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ جہاں بھی تجھے میری ضرورت پیش آئی میں تیرا ساتھ دوں گا اور تجھے صورتحال بتاتا رہوں گا۔ تجھے اب میرے کام شروع کرنے ہیں۔ میں نے کہا تیجا میں تجھ سے کہہ چکا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اب بار بار کسی شبے کا اظہار کر کے خود میرے ذہن کو خراب مت کر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تیری جیب میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی ہیں، وہ سامنے جو ہوٹل نظر آ رہا ہے اس کا نام اشوک ہوٹل ہے،
बहुत अच्छा होटल शुमार होता है। असल में विजयनगर सयाहों की जन्नत है। वैसे तो यहाँ ये बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन सरकार ने यहाँ सैर व तफरी के लिए ऐसी जगह बना रखी है कि बाहर से आने वाले सयाह यहाँ आते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यहाँ कुछ कुदरती गार हैं जिनमें ज़माना कदीम की बहुत सी मूर्तियाँ सजी हुई हैं, इसलिए लोग यहाँ उन मूर्तियों को देखने आते रहते हैं। अब तो इस होटल में क्याम करेगा, बाद में मैं तेरे कमरे में तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। मुझे यूं लगा जैसे मेरे कंधों का बोझ हल्का हो गया हो। वैसे भी शहर में दाखिल होते हुए ये अजीबो गरीब और मज़गा खेज कैफियत बहुत बुरी लगती होगी। मैं थोड़ी देर तक जायज़ा लेता रहा और इसके बाद अचानक ही मैंने चौंक कर अपनी जेबों का जायज़ा लिया। मुझे चक्कर से आ गए थे। मेरी जेबों में बड़े बड़े नोटों की कई गड्डियाँ थी और ये रकम इतनी थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। इस रकम को मैं इस्तेमाल कर सकता था। थोड़ी देर तक सोचता रहा कि क्या करना चाहिए और उसके बाद अपने आप को एतमाद दिलाकर होटल की तरफ बढ़ गया। जिंदगी से अब इतना नावाकिफ भी नहीं रहा था कि ये ना जान सकूं कि होटलों में कैसे रहा जाता है। होटल के काउंटर पर पहुंचकर मैंने कमरा तलब किया और होटल की तीसरी मंजिल पर मुझे एक कमरा अलॉट कर दिया गया। होटल के मुलाजिम ने मुझे कमरे में पहुंचाया तो कमरा देखकर मेरी आंखें पलके झपकना भूल गई। बहुत खूबसूरत फर्नीचर सजा हुआ था उस कमरे में। वैसे कमरे का जो किराया मुझे बताया गया था वो भी इतना ही शानदार था जितना उस होटल के कमरे का फर्नीचर। दुनिया किस तरह ऐशो इशरत में डूबी हुई है और बहुत से गम के मारे ऐसे भी हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी अजाब होती है। बहरहाल दुनिया का बोनट फिर भी बहुत सी बार बार मेरी निगाहों के सामने आ चुका था। बड़े बड़े अजीबो गरीब लम्हात गुजार दिए थे मैंने। समझ में नहीं आता था कि कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पर सही। बड़ी मुश्किल है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने इक़दामात के बारे में फ़ैसला करना। शायद इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। मुलाजिम के जाने के बाद मैंने जूते उतार कर मसहरी पर लेट गया और अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करने लगा। न जाने क्यों अपने आप से हमदर्दी का एहसास हुआ। दर हकीकत मैंने तो शुरू में भी गड़बड़ नहीं की थी। उस वक्त भी मुझ पर यह अजाब नाजिल नहीं हुआ था और बाद में सारे घर वाले मेरी मुश्किल का शिकार हुए थे। यहाँ तक कि घर ही बर्बाद होकर रह गया था। जो कुछ भी था जैसा भी था, हर इंसान की ज़िंदगी का एक अंदाज होता है और वो किसी न किसी तरह अपने आप को उस अंदाज में जज्ब कर ही लेता है। तरक्की का ख्वाहिशमंद होता है, बुलंदियों की तरफ जाने की कोशिश करता है, वरना अपने दायरा कार में रहकर अपने लिए ज़िंदगी का इंतखाब कर लेता है। मैं भी ऐसा ही करता अगर मेरी ज़िंदगी में उलट फेर ना आते। बहरहाल मैं मसहरी पर लेटा सोचता रहा। सबसे ज़्यादा हैरान कुन वो सज़ा थी मेरे लिए अगर माँ की दुआएं शामिल ना हो जाती। अगर सच्चे दिल से माँ को ना पुकारता तो उस अजाब जहन्नम में कब तक जलता रहता। माँ का तस्वुर आंखों में आया तो नमी आ गई। क्या अजीबोगरीब बात है, तेजा ने मुझसे बहुत सी कुव्वतें दे दी हैं, लेकिन अपने माँ बाप से महरूम हूँ। मैंने दिल में फैसला किया कि तेजा से इस बारे में भी बात करूँगा। बहरहाल फिर ख्याल आया यहाँ मुझे तेजा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। मैंने अचानक ही दिल में सोचा कि तेजा से बहरहाल बहुत सी बातें करनी है मुझे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने समझा कि होटल का वेटर आया है मुझसे ये पूछने के मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। मैं हैरानी से देखता रहा, फिर मुझे वाकई हैरत हुई। मैं अपनी जगह से उठा, दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा तो पहले का बंद था और उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वह हवा से नहीं खुल सकता था। फिर ये किसने खोला और किसने बंद किया? तभी मुझे अकब से तेजा की आवाज़ सुनाई दी। अरे मेरी वजह से परेशान हो रहा है क्या? मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो अचानक ही तेजा एक कुर्सी पर नमदार हो गया। अपनी लंबी लंबी ढीली ढाली टांगों के साथ वो बैठा हुआ मेरी तरफ देख रहा था। उसकी सूरत देखकर मुझे एकदम से बड़ी नफरत का एहसास हुआ। मेरा दिल चाहा कि कोई वजनी चीज़ उठाकर उसके सर पर मारूं, मगर यह मुनासिब नहीं था। तेजा बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने कहा, खोपड़ी के अंदर तक हम उतर नहीं सकते, पर तेरी आंखें देखकर हमें यह एहसास होता है कि हमसे बड़ी नफरत करता है। मैंने कहा, इसमें कोई शक भी नहीं है तेजा, तुम्हारी वजह से मुझे जितने नुकसान उठाने पड़े हैं तुम्हें खुद उनका अंदाजा है। वो बोला, वो तूने खुद किया है, हमारी मुसीबत तूने अपने गले खुद लगाई थी। अरे भूल जाता है क्या बार बार? हम खुद तो तेरे पास चलकर नहीं आए थे, तू चलकर हमारे पास आया था। खैर खैर बेकार बातें मत करो। तूने जितनी मुसीबतें उठाई हैं ना, अब हम तुझे उसका बदला देना चाहते हैं। नौकर चाकर, हवेली, खूबसूरत लड़कियाँ, खुशामदे करने के लिए बेशुमार अफराद, और कुछ चाहिए होता है इंसान को अपने जीवन में। हाँ, अरे तू बोलना क्या चाहिए तुझे? मैंने रोने वाली आवाज़ में कहा, मेरे माँ बाप, मेरा घर बार, मेरे अजीज़ व कारिब। और तेजा का चेहरा सुस्त हो गया। वो खामोशी से मुझे देखने लगा। फिर उसने कहा, देख वो भी मिल जाएंगे तुझे, मगर कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं हो जाता। संसार में अगर तुम किसी से कुछ मांगते हो तो उसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ देना भी पड़ता है, क्या समझे? मैंने कहा, मुझे क्या देना है? कहने लगा, गुरुदान समझ रहा है ना, गुरुदान। मैंने पूछा, वो क्या होता है? कहने लगा, मुझे अपना गुरु मान ले।
गुरु जी कहा कर मुझे, और जब कोई किसी को अपना गुरु बनाता है तो उसे कुछ करना भी होता है अपने गुरु के लिए, क्योंकि गुरु तो उसे ज्ञान शक्ति देता है। समझ रहा है ना तू? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, जब तू गुरु दान पूरा करेगा तो तुझे तेरे माता पिता भी मिल जाएंगे, तेरा सारा घर सारा परिवार तुझे मिल जाएगा, इससे पहले कुछ नहीं मिलेगा, समझा? मैंने कहा हाँ मैं समझ रहा हूँ। कहने लगा, ऐसे नहीं, मतलब यह है मेरा कि मेरा काम पूरा हो जाएगा तो हाथ पकड़कर तुझे तेरे माता पिता के हवाले कर दूंगा, क्या समझा? मैंने कहा ठीक है, मेरे माँ बाप बहन भाई सब खैरियत से तो है ना? कहने लगा, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, तेरे मन में जब उनकी प्यास ना बाकी रह जाए तो फिर तू वो काम नहीं कर सकता जो मैं तुझसे लेना चाहता हूँ। मज़ा तो यह है कि तेरे मन में उनकी प्यास रहे। मैंने कहा, गोया यहाँ तुम मुझसे ताउन नहीं करोगे तेजा? कहने लगा, मजबूरी है बालक, मजबूरी है। मैंने चंद लम्हे तक अपने आप पर काबू पाए रखा, फिर मैंने खुद को पुरसुकून किया। कौन सा मैं उस शख्स से ताउन कर रहा था? ये कमबख्त तो एक रूह थी, एक जादूगर। उस जादूगर से भला क्या ताउन करना? मुझे वो सदा याद थी जो माँ की दुआओं से टली थी। बहरहाल अब जो कुछ भी था वो एक अलग बात थी। मैं तो उस वक्त अपने रास्तों का तयन कर रहा था। तेजा ने कहा, तू आराम से यहाँ रह, जो मैं बता रहा हूँ वो तुझे करना है। तेरा नाम प्रिंस ताहिर है। रात को तू इस होटल के डाइनिंग हॉल में जाएगा और वहाँ मैं तुझे जो बताता रहूँगा वो तू करेगा। मैं तेरे साथ साथ होऊंगा, तेरे कान में बात करूँगा और तुझे बताता रहूँगा कि तुझे क्या करना है। अलमारियों में देख, तेरे लिए बड़े बड़े कीमती सूट लाकर टांग दिए हैं मैंने। मुझे तुझसे पहले बड़ा काम लेना है। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। तेजा ने कहा, बात समझ गया है ना मेरी, अब मैं चलता हूँ। वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। कमबख्त की बड़ी बड़ी टांगें बड़ी अजीबोगरीब थीं। उसे ये टांगें लपेटना पड़ी थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बंद दरवाजे के अंदर ही हो। बड़ी खौफनाक, बड़ी पुरस्रार शख्सियत थी। फिर मैंने अपने बारे में सोचा, प्रिंस ताहिर। रात को तकरीबन 8:30 बजे मैंने अलमारियां खोलकर पहली बार देखी और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। अलमारी में वाकई शानदार सूट लटके हुए थे। दिल में बेख्तियार ये जज्बा पैदा हुआ कि चलो और कुछ नहीं तो जिंदगी का ही लुत्फ उठाया जाए। बहुत सी बातें दिल में आ रही थी। जमाल यजदानी का भी दिल में ख्याल आया था, लेकिन वो तो अब पुराना किस्सा हो गया था। अब वो जैसे भी जिंदगी गुजारे, पहली बात तो ये थी कि मैं शाहिद था ही नहीं। सारा काम एक गलतफहमी पर चल रहा था। गर्ज ये कि मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, गुस्ल वगैरह करके शानदार सूट ज़ेब तन किया और उसके बाद होटल के डाइनिंग हॉल में उतर आया। क्या शानदार जगह थी, इंतहाई वसी और रीज़, चारों तरफ मेज़ें लगी हुई थी। एक तरफ म्यूज़िक बहुत ही मध्यम सुरों में एक खूबसूरत धुन बजा रहा था। लोग जिंदगी की ऐशो इशरत में मसरूफ़ थे, खा पी रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। कितनी दिलकश जिंदगी है इनकी। क्या इनमें से किसी को तेजा नहीं मिला? क्या इन सब के माँ बाप इनके पास मौजूद हैं? इनका सुकून ही बताता है, तो क्या यह सुकून मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता? मैंने जले दिल से सोचा। उसी वक्त एक वेटर मेरे पास आ गया और बोला, सर आपकी मेज़। उसने एक तरफ इशारा किया। मेरे कमरे के नंबर के मुताबिक एक मेज़ मेरे लिए रिजर्व थी। मैं उसकी जाने बढ़ गया। उसी वक्त मुझे तेजा की आवाज़ अपने कानों के पास सुनाई दी, मैं तो इससे ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मैंने दिल ही दिल में उस पर लानत भेजी और इस बात से खुश हुआ कि कम से कम मेरे जहन में नहीं झांक सकता, यानी जो कुछ मेरे जहन में है उसे नहीं पता चल सकता। हाँ, अमल की बात दूसरी है, यानी ये कि अगर मैं एक लठ उठाकर उसके सर पर मार दूं तो उसे पता तो चलेगा ना। बहरहाल मैं उस मेज़ पर पहुंचा। 4 कुर्सियां पड़ी हुई थी। मेज़ सिर्फ एक आदमी के लिए रिजर्व थी, लेकिन मैंने कुर्सी पर बैठते हुए महसूस किया कि मेरी दाहिनी समत वाली कुर्सी भी पीछे सिरकी है। तेजा भी यहीं बैठ गया था। वेटर ने मेरे सामने कार्ड लाकर रख दिया। तेजा ने कहा, भाई कोई हल्का फुल्का मशरूब ले लो, खाना बाद में खा लेना। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, यह हिदायत भी तुम ही दोगे मुझे? अरे नहीं नहीं, ये मकसद नहीं है मेरा। वो देखो सामने वाली मेज़ पर देखो। उसने इशारा किया और मेरी निगाहें उस मेज़ की जानिब उठ गई। लंबे कदो कामत की खूबसूरत सी लड़की वहां बैठी हुई थी और कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देख रही थी। वो कुमारी कौशल है, बहुत बड़े आदमी की बेटी है। तुम उठकर उसके पास जाओगे और उससे उसके बारे में बात करोगे। उसे एक ऐसे लड़के का इंतजार है जिससे वो मोहब्बत करती है, लेकिन जिसके बारे में वो मशकूक है। उस लड़के का नाम विनोद है और वो एक फ्रॉड लड़का है। तुम उसे जाकर सारी तफसील बताओगे। अपने आप को एक माहिर चेहरा शनास जाहिर करना है। वो कमबख्त मुझे न जाने क्या क्या बातें बताता रहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि अगर ये सूरत हाल है तो बात तो बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। मैं हसीन मर्दों और लड़कियों को उनके माजी के बारे में बता सकता हूँ। मेरे गिर्द तो मजमा जमा हो जाएगा। बहरहाल वेटर से मैंने एक ड्रिंक मंगवाया और उसके छोटे छोटे घूंट लेने लगा। अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे तेजा मेरे पास से चला गया हो, लेकिन उस लड़की के बारे में उसने जो तफसीलात बता दी थी वो मेरे जहन में पूरी तरह मौजूद थीं। लड़की के चेहरे पर बेचैनी के आसार थे। वो बार बार कलाई में बंधी हुई घड़ी में वक्त देख रही थी। अपना ड्रिंक खत्म करके मैं अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता उसके करीब पहुंच गया। उसने चौंक कर मुझे देखा तो मैंने कहा, मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूं आपसे।
वो बेचैनी से मुझे देखने लगी, लेकिन उसके बाद मैं खुद ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। मैंने कहा कि आप इस बारे में यकीन करेंगे कि मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो कहने लगी, बड़ी फजूल बात कही आपने। आप मेरे बारे में जान भी कैसे सकते हैं जबकि मैं पहली बार आपकी सूरत देख रही हूँ। मैंने कहा, मैं भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने भी आपको पहली बार देखा है, मगर मैं ये बात जानता हूँ कि आप कुमारी कौशल हैं। उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर बोली, मैं इस कदर गैर मारूफ भी नहीं हूँ कि लोग मुझे न जाने, और कुमारी कौशल जिस बेवफा आदमी का इंतजार आप कर रही हैं वो नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो इस वक्त गोल्फ क्लब के अकबी हिस्से में मौजूद छोटे से पार्क में रत्नावती के साथ देख सकती हैं। कुमारी कौशल का चेहरा एकदम तारीक हो गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, और तुम कहते हो कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते? मैंने कहा, हाँ मैं यही कहता हूँ। आप मुझे बताइए कुमारी जी कि आप मुझे बता सकती हैं कि आप मेरे बारे में क्या जानती हैं? उसने कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि मैं पहली बार तुम्हारी सूरत देख रही हूँ। हाँ 100%, मुझे यकीन है कि ऐसी ही बात है, लेकिन वाकई मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। अलबत्ता आपकी सूरत देखकर, आपका अंदाज देखकर आपको सब कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा फन है। कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, कुछ भी कह लें। कहने लगी, गोया अपना नाम बताना नहीं चाहते, ऐसी ही बात है। फिर बोली, मेरे पास क्यों आए हो? मैंने कहा, बस आप परेशान हो रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी, विनोद का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा कि आपको इंतजार की जहमत से छुटकारा दिलाया जाए। कहने लगी, और तुम कहते हो कि तुम नजूमी हो? कह लीजिए, आप नजूमी कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने लगी, मिस्टर हवा, रफू चक्कर हो जाओ फौरन यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पिटाई कर दूं। मैंने कहा, ठीक है, वैसे एक बार आपने अपने मैनेजर की पिटाई की थी, उसका नतीजा आपने देख लिया होगा। मैंने कहा और अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो उसने जल्दी से मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, खुदा की पनाह, तुम मुझे कब से जानते हो? मैंने कहा, कुमारी जी, मैंने कहा ना, मैं आपके बारे में बहुत सी बातें बता सकता हूँ। मसलन वो भी बता सकता हूँ जब आप एक बार घोड़े से गिरी थी और एक साधु आपको अपनी कुटिया में ले गया था, और आपको जब होश आया तो आप अपना बहुत कुछ लुटा बैठी थी। आप कली से फूल बन गई थी और उसके बाद साला साल आप उस साधु को तलाश करती रहीं। वो बोली, तब तो क्या तुम वो साधु थे? मैंने कहा, तौबा करें कुमारी जी, क्या मैं आपको इतना बूढ़ा नजर आता हूँ? अरे तो मुझे बताओ कि तुम हो आखिर कौन? वो आंखें निकाल कर बोली और मैं हंसने लगा। और फिर मैंने कहा, सिर्फ चेहरा शनास कुमारी जी, आप यकीन करें जो राज आपने अपने आप से भी पोशीदा रखते हैं वो भी आपको बता सकता हूँ। मसलन वो दस्तावेज जो आपने विनोद को दी हैं और जिसकी रूह से आपके पिताजी एक बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं, वो दस्तावेज आपको विनोद से वापस भी लाकर दे सकता हूँ। बड़े काम की चीज़ हूँ मैं कौशल कुमारी जी। कौशल कुर्सी की पुष्ट से टिक गई थी, अब उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आ रहे थे। उसने कहा, तुम वो बातें जानते हो जो किसी को नहीं जाननी चाहिए थी। मैंने कहा, आपके पर्स में नन्हा पिस्तौल है, आप चाहें तो उसे निकालकर मुझ पर फायर कर सकती हैं। मैंने कहा, और कौशल कुमारी के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत फैल गई। वो बोली, तुम ये भी जानते हो? मैंने कहा, कमाल है, आप बार बार ये सवाल करके पता नहीं मेरी तौहीन करना चाहती हैं या अपनी तस्कीन। खैर, कहना यह था कि विनोद तो रत्ना कुमारी के साथ ऐश कर रहा है और आप यहाँ उसका इंतजार कर रही हैं। बस इतना ही कहना था मुझे। वो सामने वाली मेज़ मेरे लिए रिजर्व है। बस आपकी बेचैनी और परेशानी देखी तो दिल न माना। ये ना समझिए कि मुझे आपसे कोई लालच है और मैं आपसे कोई लालच रखता हूँ। ये तो सिर्फ एक दोस्ताना कदम था। आप मुसलसल शक भरी नज़रों से मुझे देख रही हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान रहें। मैंने कुर्सी खिसका कर पीछे हटने की कोशिश की तो उसने जल्दी से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और बोली, दोस्ती का कदम उठाया है तो इतनी जल्दी छोड़कर चले जाओगे? मैंने कहा, नहीं कुमारी जी, मैंने बताया ना कि आपके मन में शक्कू शुबहात पैदा नहीं करना चाहता मैं, और आपके पास आने में मेरा कोई लालच छुपा हुआ नहीं था। बैठ जाओ, मेरे साथ कुछ और वक्त गुजारो। मैंने कहा, आपकी मर्जी है, और उसके साथ बैठ गया। उसी वक्त एक दराज कामत औरत, उसे औरत ही कहना चाहिए, उम्र 30-32 साल से कम नहीं थी, लेकिन बहुत ही दिलकश, बड़े अच्छे लिबास में मलबूस उसकी तरफ बढ़ी। हाय कौशल, अकेली बैठी हो? वो हाय करती हुई कौशल के पास आ गई तो कौशल ने कहा, हेलो सोनिया, आओ बैठो, मेरे साथ कोई और भी हैं? नहीं, कोई नहीं है, तुम्हें पता है मैं तो अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। हाँ बिल्कुल, आओ प्लीज बैठो। ये कौन है? सोनिया ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। एक पुरस्रार शख्सियत, कौशल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और सोनिया मुझे बगौर देखने लगी। फिर बोली, इतनी पुरस्रार भी नहीं है, कौन साहब हैं ये? मैंने जवाब दिया, जादूगर। ओहो, क्या कौशल कुमारी पर भी आपने जादू चला दिया? वैसे ये किसी के जादूगरी में आने की काहिल तो नहीं है, बल्कि लोग खुद इनके शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। आप कौन से जादूगर हैं? मैंने सोनिया के बैठते ही कहा, सोनिया जी, आपके पति देव जिस फ्लाइट से जा रहे थे ना, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। आप जो ऐश करने निकल पड़ी हैं, वो अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ था कि सोनिया के मोबाइल पर बेल हुई और उसने माजरत करके अपना मोबाइल ऑन किया और फिर उसे कान से लगाकर बोली, हेलो शेखर, तुम कहाँ से बोल रहे हो? एयरपोर्ट से, फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्यों? ओहो, वापस आ जाओगे? अच्छा ठीक है,
اگر اسی فلائٹ سے جا رہے ہو تو آپ مجھے اطلاع دینا, میں فکر مند رہوں گی. ہاں گھر سے ہی بول رہی ہوں, اور کہاں سے بولوں گی. اوکے. اور اس کے بعد سونیا نے موبائل بند کر دیا. پھر چونک کر بولی, تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے؟ جواب میں سر کھجانے لگا میں, اور کوشل کماری ہنسنے لگی. میں نے کہا سونیا جی اسی فلائٹ سے روانہ ہو جائیں گے. وہ اسی فلائٹ سے روانہ ہو جائیں گے, کیونکہ جو فنی خرابی ہو گئی ہے اس میں وہ آدھے گھنٹے میں درست ہو جائے گی, آپ فکر نہ کریں. ویسے ایک اور دلچسپ اطلاع دوں آپ کو, آپ کے پتا جی آپ کے گھر آئے ہیں. بس سمجھ لیجئے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے گھر پہنچنے والے ہیں. وہ بولی, کوشل یہ کون ہے؟ جادوگر, کوشل نے کہا اور ہنس پڑی. مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم. سونیا خاموش ہو گئی. بھئی یہ صاحب تو بہت عجیب ہیں, انہوں نے مجھے بھی پریشان کر کے رکھ دیا, اور اب تم میری پریشانی میں شریک ہو گئی ہو. یقین کرو مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, لیکن انہوں نے جو کچھ بھی بتایا ہے کمال کی بات ہے. یہ تو واقعی. ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں کیا؟ ونود اور رتنا کو میں ایک ساتھ پارک کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر آئی ہوں, سونیا نے کہا, اور کوشل خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. پھر بولی, بھاڑ میں جائے ونود, مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. دیکھیے صاحب آپ اپنا نام بتا دیجئے, کیا فائدہ ہم پولیس کو اس بارے میں اطلاع دیں, سونیا نے پرمذاق لہجے میں کہا. اسی وقت اس کے فون کی بیل بجی اور اس نے ایک بار پھر موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا. پھر بولی, ہاں کیا بنا تمہاری فلائٹ کا؟ کون بول رہا ہے؟ کیا بات ہے رادھے شام, کیا پتا جی گھر پہنچنے والے ہیں ابھی؟ او ٹھیک ہے, خیریت سے تو ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے, آ رہی ہوں میں, 10 منٹ کے اندر آ رہی ہوں. اوکے. سونیا نے فون بند کر دیا. پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی. پھر بولی, کوشل پتا جی ابھی گھر پہنچنے والے ہیں. دیکھو ان صاحب کو تم ہاتھ سے جانے نہیں دینا, بعد میں ان سے تفصیل سے بات کریں گے, انہوں نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے. کوشل نے گردن ہلا دی. اس کے بعد بولی, کچھ لو تو صحیح سونیا. نہیں کوشل, پتا جی آ گئے ہیں, جانا ضروری ہے, مگر پلیز تم ان صاحب کو نگاہوں میں رکھنا. اس کے بعد چلی گئی تو کوشل نے عاجزی سے کہا, اب تو اپنا نام بتا دیجئے. آپ واقعی باکمال شخصیت ہے, میں نے مان لیا. آپ نے ایک اچھا نام تو رکھ دیا ہے, جادوگر کہہ لیں مجھے, کیا حرج ہے, بلکہ مجھے خود یہ نام پسند آیا. تم نے مجھ سے پہلے بھی لوگوں کو ان کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہوگا. اس شہر میں نہیں, وجے نگر پہلی بار آیا ہوں. دیکھو معاف کرنا, اپنی ان معلومات کا معاوضہ لیتے ہو تم, گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ میرا ذریعہ معاش تو نہیں. کہنے لگی, نہیں میں نے معافی مانگ لی ہے, میں تم سے بہت متاثر ہوئی ہوں. جو کچھ تم نے میرے بارے میں مجھے بتایا ہے پلیز کسی اور کو نہ بتانا. ایک بات سنو, اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ کوشل کماری میں کوئی بلیک میلر ہوں اور تمہاری ذاتی باتیں جان کر تم سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو اس خیال کو دل سے نکال دو. وہ بولی, نہیں پلیز, تم بس مجھے دوست کی حیثیت سے ملتے رہو, میں اپنے آپ کو ایک خوش نصیب ہستی سمجھوں گی. اوکے. پھر کھانا کوشل کماری کے ساتھ ہی کھایا گیا. میں نے اسے اپنے روم نمبر کے بارے میں بتا دیا تھا, لیکن نام نہیں بتایا تھا, کیونکہ اس بارے میں نے تیجا سے بات نہیں کی تھی. بہرحال کافی دیر تک وہ میرے ساتھ رہی, میرے کمرے تک آئی اور پھر واپسی کے لیے پلٹتے ہوئے بولی, جانا نہیں, میں کل بھی تم سے ملاقات کروں گی. جب وہ چلی گئی تو میں نے گہری سانس لی اور کپڑے تبدیل کرنے لگا. اچانک ہی مجھے تیجا کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی سرسراہٹ گونجی, تو میں نے گھوم کر دیکھا تو تیجا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور کہا, تم یہاں موجود ہو؟ وہ ہنسنے لگا. پھر بولا, یہ بتا کیسی رہی؟ میں نے کہا, ہاں دلچسپ رہی. کہنے لگا, دیکھو اس سے بہت زیادہ اڑنے کی کوشش مت کر, تیرے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی, بہت زیادہ دھرماتما بھی نہ بن. ارے پاگل, یہ سنسار تو جیون کے ساتھ اٹھانے کے لیے ہے. یہ حسین لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ عمر بڑھاتی ہیں. زندگی کا یہ کھیل تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہوتا ہے. انسان اس سے بھی گریز کرے تو پھر وہ انسان نہیں ہوتا, فرشتہ ہو سکتا ہے. آئندہ خیال رکھنا, اگر ایک بار بھی اسے اپنے ساتھ وقت گزارنے کی دعوت دے دیتا تو وہ انکار کرتی. جھلائی ہوئی ہے اور بہت سے ایسے معاملات میں الجھی ہوئی ہے کہ اسے بھی ذہنی سکون چاہیے. ہاں, ایک کوشل کماری ہی نہیں, لاتعداد کوشل کماریاں ہیں. کیا سمجھا؟ ایک بات بتاؤ تیجا, میں نے ان لوگوں کو اپنا نام نہیں بتایا. کہنے لگا, بڑا اچھا کیا, مگر کوئی نام تو بتانا ہوگا. ہاں, ناموں سے ایک شناخت ہوتی ہے. ہندو ہو تو کوئی بھی نام ہندو بتا دینا, مثلاً اوم. کیا سمجھا؟ اور اگر مسلمان ہو تو مسلمانوں کے نام. تیرا اپنا بھی ایک نام ہے. ویسے تو ایک بات بھول گیا ہے کہ ہوٹل میں تجھے پرنس طاہر کے نام سے درج کرایا گیا ہے. اگر کوشل کماری ذرا بھی چالاک ہے, تجھے چھوڑنے کے بعد اور تیرا کمرہ دیکھنے کے بعد وہ ہوٹل کے کاؤنٹر رجسٹر میں تیرا نام دیکھے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ پرنس طاہر. ویسے جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے نا, اس کا خیال رکھنا, ٹھیک ہے؟ پھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت جو ڈائننگ ہال میں گزارا تھا, میرے لیے بڑی خوشگوار بات یہ تھی کہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا. سونیا بذات خود ایک پرکشش عورت تھی, کماری کوشل بھی شاندار تھی, اور اگر اس طرح میں لڑکیوں کو ان کے بارے میں بتاتا رہا تو میرے گرد تو ہر وقت لڑکیاں رہا کریں گی. انسانی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ سب کچھ چاہتے ہیں. میں بھی بہرحال ان جذبوں سے خالی نہیں تھا. مجھے یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا. انہی سوچوں میں نہ جانے کب نیند آ گئی.
दूसरी सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और उस दस्तक ही पर मैं जागा था। दरवाज़ा बेशक मैंने अंदर से बंद कर दिया था, लेकिन होटल का वेटर बआसानी उसे खोल सकता था। इसका मतलब है कि ये वेटर नहीं है। दरवाज़ा खोल कर देखा तो कुमारी कौशल खड़ी थी। मैं हैरान सा रह गया तो बोली, बेशक मुझे अंदाज़ा है कि मैं गलत तरीके से आई हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे अंदर आने की इजाज़त दो। मैंने कहा आओ। उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैं बोला, अगर इमरजेंसी ना हो तो कम से कम मुझे वॉशरूम तक जाने की इजाज़त तो दे दो। वो कहने लगी, प्लीज़ एक बात बताओ, मैं रूम सर्विस को टेलीफोन करके नाश्ता मंगवा लूँ? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा ठीक है, मंगवा लो। ओके। मैं ये कहकर वॉशरूम में चला गया और बड़े इत्मीनान से शेव वगैरह बनाकर गुस्ल करके लिबास तब्दील करके बाहर निकला था। इस दौरान मैं कौशल कुमारी के बारे में सोचता रहा था। गोया तेजा का कहना बिल्कुल सही था कि कौशल कुमारी मेरी वजह से रात की नींद खो बैठी थी। बाहर आया तो कौशल कुमारी ने पसंदीदगी की निगाहों से मुझे देखा और बोली, सचमुच शहजादा ही लगते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जान सकती ताहिर? बहुत आसान सी बात थी कौशल जी। होटल के काउंटर रजिस्टर से आपने ज़रूर मेरा नाम ले लिया होगा। वो हंसने लगी, फिर बोली, लेकिन तुम्हारा नाम जादूगर ही ठीक है। मैं तो प्यार से तुम्हें जादूगर ही कहा करूंगी, और तुम हो भी जादूगर। लोगों को उनके माजी हाल और मुस्तकबिल की बातें तो बता ही देते हो, लेकिन उनके दिलों पर कब्जा जमाने में भी कमाल रखते हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, होटल का वेटर नाश्ते की चीज़ें लेकर आ गया था। बात टल गई, नाश्ता किया गया। कुमारी कौशल ने कहा, और तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं इतनी सुबह तुम्हारे पास कैसे आ गई? मैंने कहा, मेरे ख्याल में ये पूछना एक गैर मुनासिब बात थी। मेहमान किसी भी जगह किसी भी वक्त किसी के पास आ सकते हैं। मैं मेहमान नहीं हूँ। चलो जो कुछ भी हो, सारी रात नहीं सोई। मैंने पूछा क्यों? कहने लगी, तुम्हारे बारे में सोचती रही। मैंने कहा क्या? बोली, यही कि तुम कौन हो, सारी रात सोचती रही। हाँ, और एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे विनोद से नफरत हो चुकी है। मैंने कहा, अगर तुम्हें विनोद से नफरत हो चुकी है तो मेरा बुरा मानने का क्या जवाब है? कहने लगी, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने कहा, कैसे? बोली, विनोद को जलाने के लिए। मैंने कहा, मैं किस तरह साथ दूंगा तुम्हारा? कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ मोहब्बत का नाटक करना होगा। मैंने सवाल किया, सिर्फ नाटक? तो वो मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगी, फिर बोली, जो मन चाहे। और फिर मुझसे बहुत सी बातें करती रही। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि मैं कौन हूँ और किस वजह से कौशल कुमारी से राब्ता कायम किए हुए हूँ। बहरहाल उसने बहुत सी बातें की। शाम तक मेरे साथ रही और फिर ये कहकर चली गई कि मुझसे जब उसका दिल चाहेगा आकर मिलती रहेगी। लेकिन जब रात के तकरीबन 4:30 होंगे, मैं अपने बिस्तर पर लेटा उसके बारे में सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौशल कुमारी ही थी। लिबास वगैरह तब्दील कर लिया था, चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। कहने लगी, काली बलाएं देखी हैं कभी? मैंने कहा, क्यों? बोली, मैं हूँ। मैंने कहा, लेकिन तुम काली तो नहीं हो। कहने लगी, बला तो हूँ। मैंने कहा, वो कैसे? कहने लगी, तुम पर फिर नाजिल हो गई। मैं बस हैरान हूँ और कोई बात नहीं। मैं अब अकेले नहीं रह सकती, तुम हर वक्त याद आते हो। पता नहीं कमबख्त तेजा ने मेरी फितरत में ये तब्दीली पैदा कर दी थी या फिर तकदीर मुझ पर अपने गुर आजमा रही थी। कौशल कुमारी अंदर आ गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और बंद दरवाजे, रात की तन्हाइयाँ, हसीन वजूद, जो कुछ भी हो जाता कम था। कौशल ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया और मैं उसके बदन की लताफतों में खो गया। दूसरी सुबह बड़ी खुशगवार थी। कौशल शर्माई शर्माई सी नजर आ रही थी। नाश्ता वगैरह करके चली गई। फिर बोली, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊँगी। मेरी कुछ दोस्त हैं जिनसे मैंने तुम्हारा तज़किरा किया है। सब की सब तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं, क्या समझे? मैंने कहा, जैसा तुम मुनासिब समझो। तेजा ने इस दौरान मेरे पास आने की कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता कौशल कुमारी मेरी फुर्सत में आ गई थी और मैं भी उसे पसंद करने लगा था। शाम को तकरीबन 5 बजे वो आ गई। उसकी कार बहुत शानदार थी। वो मुझे उस कार में लेकर चल पड़ी। उसके बदन से बड़ी हसीन खुशबू उठ रही थी और मुझसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ नज़र आ रही थी। उसने कहा, विनोद भाड़ में जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो कुछ होता है वो ठीक ही होता है। अगर उसके चक्कर में पड़ गई होती तो फिर तुम मुझे कैसे मिलते? वो बातें करती रही और मैं उसकी बातों से लुत्फ अंदोज होता रहा। जिस इमारत में वो मुझे लेकर गई थी उस पर बड़ी खूबसूरत नेम प्लेट लगी हुई थी। बाके लाल उस पर लिखा हुआ था। कोठी बहुत शानदार थी। बड़े से लॉन में कुर्सियां बिछी हुई थी और उन कुर्सियों पर 6-7 हसीनो जमील लड़कियां बैठी हुई थी। कौशल ने कहा, यह बाके लाल जी का घर है। मेरे पिताजी के दोस्त हैं, मर चुके हैं। अब दूसरे लोग उनका घर चला रहे हैं। मैं तुम्हें उनकी बेटी नैना से मिलाना चाहती हूँ। वो बड़ी अच्छी लड़की है और मेरी दोस्त भी है। मैंने यहाँ सोनिया को भी देखा था जो मुस्कुराती हुई मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कहा था, जादूगर जी, यहाँ सब आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपकी जादूगरी को अगर किसी ने छीन लिया है तो ये उसकी जादूगरी है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको मिलना चाहिए। हम भी आपके तलबगार हैं। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया था। फिर मेरी मुलाकात नैना से कराई गई। मैंने उसे देखते ही कहा, हेलो नैना जी, आपका मंगेतर अमेरिका में खैरियत से है। वो आपसे मुखलिस भी है और आपके दिल में उसके लिए जो उलझन है वो बिल्कुल बेकार है।
اور بے مقصد ہے۔ نैنا نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر کوشل کی طرف دیکھتے بولی، گویا کوشل جی آپ کو اچھی طرح لکھا پڑھا کر لائی ہیں، لیکن یہ بات کوشل کو بھی معلوم نہیں کہ آپ نے کالج کے زمانے میں دلیپ کمار سے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو نینا کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر دیکھا تو بولی، آئیے نا، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سب کے سامنے تو نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کیسے آدمی ہیں؟ میں ہنس کر آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد ایک انتہائی دلچسپ ماحول، راجہ اندر کا نام ہی سنا تھا میں نے، لیکن اس وقت میں سچ مچ راجہ اندر بن گیا تھا۔ لڑکیاں خاص طور پر اس سلسلے میں بہت متجسس ہوتی ہیں۔ میں انہیں ان کے بارے میں بتاتا رہا اور یہ سب کچھ میرے کان میں تیجا مجھے بتاتا رہا تھا۔ وہ ہوا کی شکل میں میرے پاس موجود تھا۔ چنانچہ پرنس طاہر ان لوگوں کے درمیان ایک آفاقی حیثیت اختیار کر گیا۔ کھانا بھی ہم لوگوں نے یہیں کھایا تھا، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے واپسی کی اجازت ملی تھی۔ سونیا نے خاص طور پر کوشل سے کہا تھا اگر اجازت دیں تو کوشل کماری تو میں پرنس طاہر کو ان کے ہوٹل ڈراپ کر دوں۔ سوری میڈم سونیا، آج نہیں۔ سونیا خاموش ہو گئی تھی۔ کوشل کماری نے کہا، یہ سب تم پر مکھیوں کی طرح بھن بھنائیں گی، ذہن میں رکھنا، انہیں اپنے آپ سے دور رکھنا ورنہ مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ سب کی سب اچھے خاندان کی ہیں، بظاہر بڑی پاکیزہ فطرتوں کی مالک ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، پتہ چل گیا تو مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے۔ پھر کوشل کماری مجھے میرے کمرے تک لے آئی۔ اس نے آج بھی یہیں رکنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میرے کمرے میں ہی تھی۔ پھر ایک ٹیلی فون موصول ہوا، کوئی لڑکی تھی، کوشل کماری کو پوچھ رہی تھی۔ کماری کوشل نے فون سنا، اس کے بعد بولی، سوری پرنس طاہر، ایک ایمرجنسی آ گئی ہے، شہر سے باہر جانا ہے، کل واپس آ جاؤں گی پلیز۔ ٹھیک ہے۔ کماری کوشل کو گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہوئی، اور اس کے بعد سونیا اندر داخل ہو گئی۔ بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اس نے، اور بے حد پرکشش نظر آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑا تو مسکراتی بولی، معذرت تو کرنا ہی پڑے گی پرنس صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ کوشل کماری تمہاری مالک نہیں ہے، تمہاری دوست ہے، اور ایک دوست کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک حسین شخص پر اس طرح قبضہ جما کر بیٹھ جائے۔ تم نوجوانی کے حسن سے مالا مال ہو، لیکن میڈم سونیا آپ… کہنے لگی، میرا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور میں خاصا مشکل وقت گزار رہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ تنہائیاں مجھے کھا رہی ہیں۔ سنو ڈیئر، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ ویسے میں تم سے یہ بات بتانے میں کوئی الجھن محسوس نہیں کرتی کہ کوشل کماری کو میں نے غلط فون کر کے ایک ایسی بات بتا کر شہر سے باہر بھیج دیا ہے کہ جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی، لیکن پلیز تم اسے یہ بات کبھی مت بتانا، ہماری دوستی خراب ہو جائے گی۔ میں نے گہری سانس لے کر سونیا کو دیکھا جو دلچسپ لمحات چل رہے تھے ان کے بارے میں میرا اپنا فیصلہ کوئی بنیادی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ کوشل کماری کو رفو چکر کر کے میڈم سونیا نے مجھ پر قبضہ جما لیا تھا۔ بہرحال ایسے قبضے دلچسپ بھی ہوا کرتے ہیں۔ دوسری صبح وہ بڑے ناز بھرے انداز میں بولی، تم نے آخرکار میرے اور کوشل کماری کے تعلقات میں فرق ڈلوا ہی دیا۔ میں گھبرا کر بولا، ہاں تم نے، ظاہر ہے اب ہم دونوں کے درمیان رکاوٹ چلے گی اور ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ ضروری تو نہیں میڈم سونیا کہ میں آپ کے اور کوشل کماری کے درمیان فٹ بال بنا رہوں۔ فٹ بال کا لفظ غلط استعمال کیا ہے تم نے۔ چلو چھوڑو، آج کہیں گھومنے نکلتے ہیں۔ ہوٹل میں پڑے پڑے تمہارا دل نہیں گھبراتا؟ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی، ذرا کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھو، موسم کتنا خوبصورت ہے، اور اس حسین موسم میں یہاں گھسے رہنا تو نہایت افسوسناک بات ہوگی۔ چلو تیار ہو جاؤ، نکلتے ہیں۔ میڈم سونیا بھی کمال کی شخصیت تھی، میں ان کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ تیجا نے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی اور میرے اب تک کے معاملات میں اس نے اب تک کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ اس کام میں تیجا کی ناپسندیدگی کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ بلا شبہ حسین موسم میں سونیا نے مجھے ایسے ایسے حسین مقامات کی سیر کرائی کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا، اور اس وقت بھی ہم ایک تاریخی مقام پر گھوم رہے تھے۔ سونیا نے کہا، میری ہمیشہ کی کمزوری ہے یہ تاریخ۔ میں نے بے خیالی میں پوچھا، کون سی تاریخ؟ کہنے لگی، جن کھنڈرات میں تم گھوم رہے ہو نا، وہ بڑی اعلیٰ حیثیت کے مالک ہیں، ان کی پوری ایک کہانی ہے، اور اس پتھر پر بیٹھ کر تمہیں یہاں کی تفصیل بتاتی ہوں میں۔ بلکہ ایک منٹ، اس نے کہا، اور پھر بے اختیار یہاں سے آگے بڑھ گئی۔ سامنے ہی ایک در جیسی چیز نظر آ رہی تھی، وہ اس در میں داخل ہو گئی۔ کوئی ڈرامہ کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ان لوگوں کی ذرا بھی خبر نہیں تھی جو عقب سے میری طرف آ رہے تھے۔ مجھے تو اس وقت احساس ہوا جب کلوروفارم کی ہلکی سی بو ابھری اور میرا دماغ ایک لمحے کے اندر چکرا گیا۔ کسی نے کلوروفارم میں ڈوبا ہوا رومال ناک پر رکھا تھا، اور اس کے بعد کچھ ہاتھ میری بغلوں میں داخل ہو کر مجھے گھسیٹنے کا باعث بنے، اور بس اس کے بعد کوئی احساس نہ تھا۔ ہوش اس شاندار کمرے میں آیا جہاں اے سی چل رہا تھا، اعلیٰ درجے کا فرنیچر، حسین ترین تصویریں لگی ہوئی تھیں، ماحول اتنا پروکار کہ انسان متحیر رہ جائے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ماحول کو دیکھتا رہا، تبھی میرے کانوں میں تیجا کی آواز ابھری، تمہیں اغوا کر لیا گیا ہے اور جس جگہ تم پہنچے ہو میری مرضی کے مطابق ہے، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اسے ہونے دینا،
तुम्हें यहाँ जो समझा जाएगा अपने आप को वही जाहिर करना। खबरदार, ये मेरी हिदायत है, जो मैं कह रहा हूँ वही करना। और सुनो, ये जगह ऐसी है कि मैं बार बार यहाँ नहीं आ सकता, और जब मुझसे राब्ता कायम करना हो तो सूरत हाल को पूरी तरह अपने में करने के बाद थोड़ी देर के लिए इस इमारत के हिसार से बाहर आ जाना। असल में ये इमारत एक ऐसे हिसार में घिरी हुई है जहाँ मेरा आना जाना मुश्किल है। वो तो यूं कहो कि तुम्हारी जेब में बैठकर आ गया था उस वक्त जब तुम्हें अगवा किया जा रहा था। अब यहाँ से निकलना भी एक मुश्किल काम होगा मेरे लिए, लेकिन बहरहाल यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। अच्छा चलता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। 2 बातें जहन में रखना, तुम मेरी मर्जी से आए हो, जो भी तुम्हें अगवा करके लाया है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, और तुम्हें यहाँ वही करना है, वही बनना है जो वो लोग समझ रहे हैं। बस इससे आगे कोई बात नहीं होगी। तेजा की आवाज़ बंद हो गई और मैं हैरानी से गुजरे हुए वाक़यात पर गौर करने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि लुत्फ आ रहा था। जिंदगी के बहुत से रुख नहीं देखे थे, लेकिन जो देखा था उसे देखकर दर हकीकत मज़ा आ रहा था और दिल खूब लग रहा था। बदला हुआ माहौल, नए नए लोग, नई कहानियाँ, सारी चीज़ें बड़ी दिलकशी का बायस थीं। अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि दरवाजे पर आहटें सुनाई दी। माहौल से पूरी तरह लुत्फानंदोज होने के लिए मैंने ये फैसला किया कि अभी अपने आप को होश में जाहिर न करूं। चुनाचे पलकों में हल्की सी झरी पैदा करके देखने लगा कि अब क्या होता है। एक चेहरे ने अंदर झांका था और उसके बाद झांकने वाला दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था। पलकों में झरी पैदा करके देखना जरूरी हो जाता था। इंतहाई दिलकश वजूद जो सर से पांव तक किसी माहिर संगे तराश का शाहकार, दूध जैसा सफेद रंग जो हल्का सा जर्दी माइल हो रहा था, उनाबी होंठ जिनका उभार इस कदर पुरकशिश था कि इंसानी दिलो दिमाग में हिजान पैदा हो जाए, हर नक्श अपनी जगह मुकम्मल, घटाओं की तरह उमड़ते हुए गहरे स्याह बाल जो मुंतशिर थे। चेहरे की कैफियत और आंखों का रंग बताता था कि किसी इज़्तिराब का शिकार है। दबे कदमों बढ़ती हुई मेरी जानें बढ़ी और मेरा वजूद सुकड़ कर रह गया। कायनात में ऐसे ऐसे हसीन वजूद तख्लीक कर दिए गए हैं जिन्हें देखकर इंसान होशो हवास खो बैठे। मेरे करीब पहुंचकर खड़ी हो गई। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर मुझे देखती रही। फिर उसकी गमज़दा आवाज़ उभरी, फ़ैरोज़, फ़ैरोज़, अब होश में आओगे। कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरा ही है। खालिक़े कायनात ने जो कुछ बनाया है वो उसकी अपनी मलकियत है। हम लोग अपने आप पर नाज करने लगते हैं और दुख उठाते हैं। हाँ फ़ैरोज़, मुझे एहसास है कि कसूर तुम्हारा नहीं है। मैं ही अपने हुस्न पर नाजा थी। मैंने ही अपने आप को देखकर सोचा था कि कोई है ऐसा जो मुझे मुस्तरद कर सके। फ़ैरोज़, मुझे तो उसकी सज़ा मिली है, तुम्हारा कसूर नहीं है। होश में आ जाओ फ़ैरोज़, मुझे अपना लो, मुझे और दुखी ना करो। मेरा गुरूर टूट चुका है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी ज़िंदगी, मुझे कबूल करो। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं उसके अल्फाज सुनता रहा। बाहर किसी ने आवाज़ दी तो वो तेज़ी से पलटी और उसके बाद कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन वो मेरे होशो आवाज़ छीन कर ले जा चुकी थी। हाँ, वो मेरे होशो आवाज़ छीन कर ले गई थी। उसका तस्वुर इतना दिलकश, इतना हसीन महसूस हो रहा था कि आंखें बंद कर लूं और चश्मे तस्वुर से उसे देखता रहूं। कौन है वो, कौन है? फिर उसके अल्फाज पर गौर किया। मुझे फ़ैरोज़ कहकर मुखातिब कर रही थी। मैं पाँव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक फ़ैरोज़ बन गया। जब वो मुझे फ़ैरोज़ कहकर पुकार रही है और अपने फ़ैरोज़ से शर्मिंदा है तो भला मैं उसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता था? वाकई गौर करना था, सोचना था, बल्कि ये सोचना समझना था। चुनाचे मैं गौर करता रहा और बहुत से राज मुझ पर मुनकशिफ होते रहे। तेजा ने मुझे यहाँ भेजा है और बड़े अच्छे अंदाज में भेजा है। मुझे इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बाहर तौर एक रास्ता मुंतखब करता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद एक पुरवकार शख्सियत का मालिक आदमी, एक औरत और 2 नौजवान लड़कियां और एक लड़का अंदर दाखिल हो गए। मैंने जहन में सोचा कि मुझे अब होश में आ जाना चाहिए। वैसे भी भूख लग रही थी। सारा मामला अभी तक तजस्सुस में डूबा हुआ था। बात पूरी तरह समझ में भी नहीं आई थी, लेकिन अच्छी तरह जानता था कि तेजा का खेला हुआ खेल है, मेरे हक में ही होगा और इससे कोई ऐसी बात नहीं होगी जो मेरे लिए मुश्किल का बायस हो। बहरहाल वो अंदर दाखिल हुए तो मैंने अजनबी निगाहों से उन्हें देखा। उम्र रसीदा औरत ने कहा, होश में आ गया है, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा। मर्द ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। अकब से एक और शख्स दाखिल हुआ। ये करख्त चेहरे वाला एक शानदार आदमी था। वो जो शख्स पहले से मौजूद था और जिसने अजीब अंदाज में मेरे बारे में कुछ अल्फाज कहे थे, उसके उस आने वाले के नकूश काफ़ी हद तक मिलते थे, लेकिन उम्र के लिहाज से दोनों बाप बेटा नहीं मालूम होते थे। यकीनी तौर पर आपस में भाई भाई थे। फिर उम्र रसीदा औरत आगे बढ़ी, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, कैसे हो फ़िरोज़? मैंने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की तो मौमर औरत फिर उसी अंदाज में बोली, बताया नहीं बेटे, कैसे हो? ठीक हूँ। उठो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने कहा, जी हाँ। मैं भारी लहजे में बोला, फ़ैरोज़ तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मैं सबसे पहले तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपने दिलो दिमाग को ठंडा करो। देखो बेटा, इंसान कभी कभी गलतफहमियों का शिकार भी हो जाता है और इसके लिए पहले दिलो दिमाग ठंडा करो, उसके बाद सोचो। यकीनन तुम्हें बेहतर रास्ते नजर आएंगे। आप किसे बेहतर रास्ता दिखाने की बात कर रही हैं भाभी जान? जिनके दिमाग उलट जाते हैं उन्हें सीधे रास्ते कभी नजर नहीं आते।
کرخت چہرے والے آدمی نے کہا، حامد علی کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ؟ اپنی تیز مزاجی سے صورتحال کو بگاڑ دینا تم لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مجھے اپنی تقدیر آزما لینے دو۔ بھابی جان، پہلے بھی آپ نے یہی کچھ کیا تھا۔ تقدیر آزمائی نہیں جاتی، بنائی جاتی ہے۔ ہم بڑی مشکل سے اسے گھیر گھار کر لائے ہیں۔ اب آپ یوں کریں کہ تقدیر بنانے کے بجائے ہمیں بنانے دیں۔ ٹھیک ہے حامد علی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقت کے بل بوتے پر بیٹی کا گھر بسا لو گے تو تم بساؤ، میں چلتی ہوں، معمر عورت نے کہا۔ نہیں، آؤ فیض علی، ایک بار اور موقع دو، بات کرنے دو انہیں، کیا تیر مارتی ہیں؟ عمر رسیدہ شخص نے جس کا نام حامد علی لیا گیا تھا اور پھر وہ نئے آنے والے کو یہاں سے لے کر باہر نکل گیا۔ میں صورتحال کا اندازہ لگاتا جا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ باہر نکل گئے تو عمر رسیدہ عورت نے کہا، اٹھ کر بیٹھو، بھوک لگ رہی ہے؟ جی لگ تو رہی ہے، میں نے کہا۔ آپ لوگوں نے مختلف کہانیاں سنانا شروع کر دی مجھے، اگر اس میں کھانے پینے کی کوئی کہانی شامل ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ارے چلو جلدی سے انتظام کرو، ٹھیک تو کہہ رہا ہے بچہ، چلو ناشتہ کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ناشتہ مجھے پیش کیا گیا وہ بڑا نفیس تھا۔ وہ مست شباب تو چلی گئی تھی مگر حسین تصور میری آنکھوں میں چھوڑ گئی تھی، اور جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو بہت سے دوسرے معاملات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد معمر عورت نے کہا، مجھے کچھ وقت دینا پسند کرو گے؟ میں نے کہا، جی اب تو آپ کو ساری زندگی دینا پسند کریں گے، آپ حکم دیجئے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بولی، خدا کرے تم اتنے ہی سعادت مند ہو جاؤ۔ ہو گیا ہوں، کہاں جاؤں گا، آئیے۔ معمر عورت مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور پھر ایک کمرے میں لے جا کر اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور میں بیٹھ گیا۔ تب وہ کہنے لگی، فیروز، کوئی ایسی تدبیر ہے کہ تم نیئر کو پاک باز تصور کر لو، یہ یقین کر لو کہ اس نے زندگی میں کوئی بھول نہیں کی ہے اور وہ دل و جان سے تمہاری ہے۔ بڑی آسان سی تدبیر ہے، بات اصل میں جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ یقین نہیں کریں گی۔ وہ کہنے لگی، نہیں میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں اور اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے۔ فیروز، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان پر کبھی کوئی مشکل نہیں پڑی۔ وہ میدان میں اچھلتے ہوئے بچڑے کی مانند رہا ہے۔ ان لوگوں نے ہر کام طاقت کے ذریعے کیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام طاقت کے بل بوتے پر ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے فیروز، ایسا نہیں ہوتا، لیکن انہیں کون سمجھائے، ان کی باتوں کا برا نہیں مانو۔ میں نے ابا میاں سے مل کر کچھ فیصلے کیے ہیں۔ ابا میاں اس گھر میں ایک نفیس آدمی ہیں، حالانکہ جوانی کے زمانے میں سنا ہے کہ انہوں نے بھی انسانوں پر بڑے مظالم ڈھائے تھے لیکن بعد میں سدھر گئے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیروز کہ تمہیں تمہاری پسند کے مطابق الگ جگہ دے دی جائے گی، چاہو تو اس شہر میں رہنا، نہیں چاہو تو کسی اور جگہ ٹھکانہ بنا لینا، کیا سمجھے؟ میں تمہاری مدد کروں گی اور تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو کہہ رہی ہوں وہی کروں گی، مگر بیٹے تھوڑے سے دن تمہیں پریشانی میں گزارنے پڑیں گے۔ میں نے کہا، جب آپ ساری باتیں کہہ لیں گی نا تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ وہ بولی، نہیں میں معافی چاہتی ہوں، میں زیادہ ہی بول گئی ہوں، تم مجھ سے سوال کرو۔ میں نے کہا، پہلے آپ ذرا مجھے میری حقیقت بتا دیجئے۔ کہنے لگی، دیکھو میں نے اس بارے میں تم سے کچھ نہیں کہا ہے۔ حامد علی اور فیض علی جو کچھ تم سے کہہ چکے ہیں اس کے لیے میں تم سے 1000 بار معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں نے کہا، آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ وہ بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کیجیے گا، اس کے پس منظر میں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بولی، میں اب بھی کچھ نہیں سمجھی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، ذرا ایک بار پھر مجھے میری حقیقت بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے میرا آپ لوگوں سے کیا واسطہ ہے، کیا رشتہ ہے؟ کہنے لگی، تم بیٹے ہو، ہمارے داماد ہو، فیروز ہو تم، اور باہر سے آواز آئی، میں سن رہا ہوں، میں سب کچھ سن رہا ہوں اور اب اندر آنا چاہتا ہوں۔ یہ آواز حامد علی شاہ کی تھی۔ حامد علی شاہ اور فیض علی شاہ اندر داخل ہو گئے۔ کیا یہ مسلسل ڈرامہ بازی نہیں کر رہا؟ کیا یہ بہت زیادہ اداکاری نہیں کر رہا؟ ابے تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ 2 کوڑی کے آدمی تقدیر بنا رہے تھے ہم تیری، لیکن اب تجھے تقدیر کیا ہے، اس دنیا سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ حامد علی شاہ کی عزت اتنی معمولی چیز نہیں کہ تجھ جیسے 2 کوڑی کے لوگ اسے برباد کریں۔ میں نے کہا، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، تو پھر آپ حضرات مجھے مقتول کرنا چاہتے ہیں؟ خدا سمجھے آپ لوگوں کو، خدا سمجھے۔ فیض، اسے لے کر آؤ۔ کہاں ہم عورتوں کی باتوں میں آ گئے ہیں، لے کر آؤ اسے، چلو اٹھو۔ حامد علی شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، وہ میرے قریب آ گیا۔ طاقتور آدمی تھا، میرا بازو پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور اس کی گرفت سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، بہرحال لطف آ رہا تھا۔ ان سارے معاملات میں زندگی کے ایک نئے کھیل سے روشناس ہو رہا تھا میں۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ فیض نے کہا، اب ایسا کرو بیٹے، کم از کم 48 گھنٹے تک بھوکے رہو، پینے کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ 48 گھنٹے پورے ہونے کے بعد ہم ذرا تمہاری مزاج پرسی کریں گے اور ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، مگر جناب آپ میری مزاج پرسی ابھی کیوں نہیں کیے دیتے؟ بلا وجہ 48 گھنٹے آپ بھی پریشان ہوں گے اور میں بھی، میں تو حاضر ہوں۔ وہ بولے، بکواس مت کرو، جتنے چالاک تم بننے کی کوشش کر رہے ہو نا،
उतने चालाक हो नहीं, और फिर हमने अच्छों चालाकों के दिमाग ठीक कर दिए हैं। तुम्हारी औकात क्या है? ये कहकर फैज़ अली ने दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चला गया। मैंने दिल में सोचा कि बाप रे बाप, 48 घंटे की भूख प्यास, जबकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ इससे पहले ही हो जाएगा। फिर मैंने आहिस्ता से तेजा को आवाज़ दी, अबे ओ भाई तेजा, ये क्या चक्कर चल गया? कम से कम मुझे बता तो दो कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन तेजा की कोई आवाज़ सुनाई न दी। उसने तो पहले ही कह दिया था कि यहाँ उसका आना मुश्किल ही होगा। ये इमारत किसी तरह के हिसार में है। बहरहाल कोई 6 घंटे लगे इस कैदखाने में, और उसके बाद दरवाजे पर खड़खड़ाहट सुनाई दी, और उसके बाद वो मस्त शबाब बाहर के एक झोंके की मानित अंदर दाखिल हुई। लेकिन ये बाहर भीगी हुई थी, यानी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। पीछे पीछे वही मोमर खातून भी थी, और उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। कहने लगी, तुम मेरे साथ जो भी सलूक करो फरोज, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। चलो आओ बाहर, मैं देखती हूँ कि कौन तुम्हें कैद रखता है। अरे वाह अम्मी, ये भी अच्छी बात है, दामादों के साथ ये सलूक करेंगे और इसके बाद तवक्को रखेंगे उनसे कि वो आपके साथ अच्छी तरह पेश आएंगे। फेरोज, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। अगर किसी दरख्त के नीचे ले जाकर बिठा दोगे तो अपने माँ बाप की कसम खाकर कहती हूँ कि उफ तक नहीं करूँगी। हमें नहीं चाहिए ये दौलत के अंबार, हम अलग दुनिया बसाएंगे, चलो। मैंने गर्दन टेढ़ी करके कहा, और वो मुझे बाजुओं से पकड़कर बाहर ले आई। लेकिन बहरहाल ना मैं उसे किसी दरख्त के नीचे लेकर गया, और ना उसने ये दुनिया छोड़ी, बल्कि एक खूबसूरत दुनिया में ले आई थी वो मुझे। ये उसका बेडरूम था, और शायद मेरा भी। उम्र रसीदा, जिसको उसने अम्मी कहकर पुकारा था, पीछे पीछे आई थी। दरवाजे पर खड़े होकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अंदर आ गई। उसने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगी उन लोगों को। हम कब तक इनके हाथों खिलौने बने रहेंगे? हम एहतजाज करेंगे नैयर, लेकिन प्लीज़ उस वक्त तक कहीं जाने की जिद मत करना जब तक मैं तुमसे अपनी नाकामी का इजहार न कर दूं। समझ रही हो ना मेरी बात? मैं जा रही हूँ। देखो नैयर, तुम भी अकल से काम लेना। बराह करम ऐसा कोई अमल मत करो जिससे ये घर तबाह बर्बाद हो जाए। अकल से काम लेना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ज्यादा देर तुम लोगों के दरमियान नहीं रहना चाहती। उम्र रसीदा औरत बाहर निकल गई। मैं इस दिलचस्प सूरत हाल से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहा था, और काफ़ी हद तक बात मेरी समझ में आ गई थी। नैयर, जिसे देखकर हवास गुम होने लगते थे, खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही। फिर सिसकी लेकर बोली, मेरे आंसू नहीं पहुंचोगे? एक अजीब सा सवाल था। मैं अपनी जगह से उठा, उसके करीब पहुंचा। आंसू पोंछना तो एक मामूली सी बात थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसे अपने सीने में सजा लूं। उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने मुझे निगाहें उठाकर देखा। उसकी आंखों में ऐसी मोहब्बत, ऐसी पाकीज़गी, ऐसे जज्बे थे कि अचानक ही मेरे वजूद में लर्जिशें पैदा हो गई। दिमाग में एक ऐसे तूफान का एहसास हुआ जो सारे वजूद को हिला रहा था। कोई चीज़ अंदर सीने की गहराइयों में उतर रही थी, और उसके बाद कुछ आवाज़ें कानों में गूंज रही थी। गलतफहमी का शिकार, ये उन बुरी औरतों में से नहीं है जो हर मर्द को अपनी कुर्बत बख्श देती है। ये तुम्हें अपना शौहर समझ रही है और इस हवाले से तुझ पर अपनी मोहब्बतें लुटा रही है। इसके साथ ऐसा सलूक ना कर। यह ज़मीर का एक ऐसा दाग होगा जिसे तू क़यामत तक नहीं मिटा सकेगा। बहुत सी आई हैं तेरी ज़िंदगी में, बहुत सी आई हैं, तूने उनसे ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाया है। हालांकि वो भी गुनाह था, लेकिन ये गुनाह अजीम होगा। कोई बहुत बड़ी गलतफहमी ज़ेरे अमल है। अपने ज़र्फ़ का सबूत दे, अपने इंसान होने का सबूत दे। और अचानक ही मेरे सारे वजूद में झनझनाहट होने लगी। मैं कई कदम पीछे हट गया कि वो मुझे देखती हुई बोली, फिर मेरे लिए तुम्हारे दिल में नफरत उभर आई। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोली, क्या दीवानगी है फेरोज तुम्हारे अंदर? मुझे नहीं जानते? मैंने कहा, नैयर के नाम से तो तुम्हें जानता हूँ, और अभी अभी तुमसे वाकिफ हुआ हूँ, थोड़ी देर पहले की बात है। वो बोली, फेरोज, क्या तुम्हारे दिल में इंसानियत का कोई गुजर नहीं है? मैंने कहा, बदकिस्मती से इंसानियत अभी अभी मेरे दिल से गुजरी है। मैंने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे थे। मैंने कहा, नैयर, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहता, हालांकि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरे अंदर दीवानगी उभर आई थी। नैयर, आओ बैठो। अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बिठाने की कोशिश की तो बाद में जो तुम्हें अफसोस होगा तुम उसे कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकोगी। आओ प्लीज़ बैठो। मैं वापस मुड़ा और मसहरी पर बैठ गया। वो बहुत देर तक वहीं अपनी जगह खड़ी रही थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई करीब आई और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मैंने कहा, नैयर, प्लीज़ ये आंसू खुश कर लो। देखो, तुम औरत हो, एक पाकीज़ा और पुरवकार औरत। मैं मर्द हूँ नैयर। तुम्हारी गलतफहमी से फ़ायदा उठाकर मैं अपने दिल की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ जो मेरे सीने में तुम्हें देखकर पहले ही लम्हे में उभरी थी नैयर। लेकिन मैं अपना अमल पूरा करके जाऊँगा यहाँ से, और तुम जिंदगी भर अपनी निस्वानियत की लाश पर बैठी सिसकती रहोगी। नैयर, ना डरना और ना खौफजदा होना। तुम्हें इस बात का इल्म तो हो ही गया होगा कि ये लोग मुझे अगवा करके लाए हैं। शायद कोई ख्वाब आवर चीज़ सुंघा दी गई थी और इसके बाद मुझे बज़ोरे ताकत यहाँ उठाकर लाया गया था। नैयर, मैंने इनमें से किसी से ये नहीं कहा था कि मैं फेरोज हूँ।
ظاہری طور پر میری شکل اس شخص سے اتنی ملتی ہوگی کہ تم سب دھوکہ کھا بیٹھے۔ نیر، میں ایک آوارہ منش انسان ہوں، زندگی میں بھٹک رہا ہوں بری طرح، اور سچ بتاؤں تجھے مگر نہیں وہ میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا۔ میں تمہیں سچ بتاؤں، بس تمہیں دیکھ کر میں بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایک نوجوان مرد کی حیثیت سے تم سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا تھا، اور یہی مقصد تھا، مگر نہیں نیر، نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں جو پاکیزگی تیر رہی ہے، میرا ضمیر اس پاکیزگی کو داغدار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ نیر، میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن اس سے زیادہ برا انسان میں بننا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں کیوں میں یہ سب کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ تمہیں، اس دولت کو، تم لوگوں سے تعاون کر کے اپنے لیے ایک خوبصورت زندگی حاصل کرنا میرے لیے اب مشکل نہیں ہے، لیکن نیر، ایک تاج محل بنانا چاہتا ہوں اور اس کا سنگ بنیاد رکھ چکا ہوں۔ مجھے اجازت دو، جاؤں گا یہاں سے۔ تمہارے پاس رہا تو تم بھی غلط فہمی میں ڈوبی رہو گی اور میرا بھی ذہن بھٹکتا رہے گا۔ اگر تم نے مجھ سے اصرار کیا تو سنو، میں فیروز نہیں ہوں، میرا نام فرید ہے۔ میں کیا ہوں اس بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ میں ایسی بدروحوں کے قبضے میں ہوں جو پتہ نہیں کیوں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، لیکن کم از کم نیر، یہ راستہ تو انہوں نے اختیار کیا ہے، میں اس میں ان سے تعاون نہیں کروں گا۔ تم بہت اچھی ہو، میری دعا ہے کہ تمہیں تمہارا شوہر مل جائے۔ اب مجھے اجازت دو، ورنہ تو مجھے فیض علی روک سکتا ہے، نہ حامد علی شاہ۔ نیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اچانک اس کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی۔ اس کی نگاہیں اس بیڈ روم کے بائیں طرف اٹھ گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں اس طرف دیکھا تو شدت حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ ایک باریش بزرگ سفید لباس پہنے ہوئے تھے، سر پر ٹوپی تھی، سجدہ ریز تھے وہ۔ ہم نے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا اور اب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن اسی وقت بزرگ سجدے سے اٹھے۔ انہوں نے گردن گھما کر ہمیں دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے پاس پہنچے۔ میرے منہ سے نکلا، چاچا جان؟ ہاں بیٹی، تمہیں بس اتنا بتاؤں گا کہ یہ فیروز نہیں ہے۔ یہ ان کے ہم شکل بے شک ہیں، لیکن فیروز نہیں ہے۔ اور اس وقت میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ نیر کے صرف کچھ روز بعد فیروز واپس آ رہا ہے، وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ بیٹی، اپنے دل کو ہلکا نہیں کرنا۔ تمہارے باپ اور چاچا کی آنکھوں میں رکھا گیا ہے، وہ دنیا دار ہیں، وہ صرف دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچہ تمہیں آسانی سے داغدار کر سکتا تھا، لیکن یہی تو کسوٹی تھی میری۔ ہاں، یہی کسوٹی تھی میری۔ اللہ نے میری لاج رکھ لی، اور جب اللہ کسی کی لاج رکھے تو کون اسے داغدار کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہو سکتی ہے؟ بیٹا، بس اتنا بتا دوں، اپنے ذہن کو مت بھٹکانا۔ بھٹکے ہوئے لوگ جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں، وہ چاہیں کچھ بھی کرتے رہیں۔ تم اس کی پرواہ مت کرنا، میں اس لیے جا رہا ہوں، یہ تمہارا فیروز نہیں ہے۔ آؤ، بزرگ نے مجھ سے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئے۔ پھر مجھے خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ اس شاندار عمارت کے مغربی گوشے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، بے رنگ عجیب قسم کا کمرہ۔ بزرگ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ باہر سے چھوٹا سا نظر آنے والا کمرہ اندر سے اتنا وسیع ہوگا۔ معمولی سا فرنیچر ادھر رکھا ہوا تھا، ایک طرف ایک مٹکا رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ بزرگ نے ایک پیالے میں پانی بھرا اور مجھے دیتے ہوئے بولے، لو یہ پانی پی لو۔ میں نے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نہ جانے کیسے وہ پیالہ گر گیا اور پانی بکھر گیا۔ بزرگ نے مجھے دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پیالہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، دوبارہ پانی مجھے نہیں دیا تھا۔ ویسے ان کی بزرگ کی نگاہیں بدستور میرا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، اللہ بہتر جانتا ہے، صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم نے جس طرح میری آبرو کا تحفظ کیا ہے بیٹے، مجھ جیسا گناہگار انسان تمہیں اس کا صلہ نہیں دے سکتا، سوائے اس کے کہ جو ڈراؤنی قوتیں تمہارے ارد گرد بکھر گئی ہیں۔ جن ناپاک قوتوں نے تم سے تمہارا ایمان چھین لیا ہے، خداوند کریم ان سے تمہارا تحفظ کرے، تمہیں ان کے جال سے نکالے۔ لیکن میں یہ سمجھا کہ تم نے اپنی فطری شرافت سے کام لے کر ایک آبرو مند لڑکی کی عزت بچائی، لیکن اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اس کے پس منظر میں بہت کچھ ہے۔ میری نگاہیں اتنے گہری نہیں ہیں کہ اس بہت کچھ کا جائزہ لے سکے۔ میں تمہیں بس دعائیں دے سکتا ہوں۔ بیٹھو گے کچھ دیر میرے پاس، اس کے بعد جہاں دل چاہے چلے جانا، اور تمہارا چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ میں خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ بزرگ کی باتیں میرے لیے نہایت دلچسپ تھیں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، بات خاصی پرانی ہو چکی ہے بیٹے، میرے ایک پیر تھے، بس یوں سمجھ لو انہوں نے میرے ساتھ کافی وقت گزارا تھا۔ ایک بار میں انہیں ساتھ لے کر ایک دیہات سے آ رہا تھا۔ موسم چونکہ بہتر نہیں تھا، سخت سردی پڑ رہی تھی، اوپر سے بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی، لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ میرے مرشد ایک اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جو بزرگ اور ولیوں کا اجتماع تھا۔ سڑک کے کنارے پیپل کے درخت کے نیچے بنے ایک چبوترے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہمیں نظر آیا اور ہم نے بیل گاڑی روک لی۔ ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ انسان کسی مدد کا طلبگار ہوگا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی لمبی لمبی ٹانگیں معذور تھیں، مگر اس کا وجود انتہائی مکروہ اور شیطانی معلوم ہوتا تھا۔ میں قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا اسے بھی شہر جانا ہے،
मैं उसे साथ ले चलूं। मैंने अपने मुर्शिद से इजाज़त लेना ज़रूरी समझा। मुर्शिद के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा वो शैतान है, सिफली इल्म का माहिर है और उसे साथ ले जाना मुनासिब नहीं है। मैंने सोचा कि उससे माजरत कर लूं और मुर्शिद से इजाज़त लेकर मैं उसके पास आ गया और उससे कहा कि हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो वो मुझसे कहने लगा कि जिसने तुझको मना किया है वो तेरा दुश्मन है। अगर तू मुझे साथ ले जाएगा तो मैं तुझे वो कुव्वतें दूंगा जो तेरा मुर्शिद नहीं देगा। मैंने उससे दोबारा माजरत की तो उसने एक हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया और बोला कि बस मैं उसे कंधों पर सवार कर लूं। उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब ख्याल आया। मैंने उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसने बड़ी ताकत से मुझे पकड़ रखा था। फिर उसने जद्दोजहद करके अचानक ही मेरे कंधे पर सवारी कर ली। उसकी लजलजी टांगें मुझे लिपेटने लगी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उन टांगों को पकड़ा। एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गया, उन दिनों मैं पहलवानी करता था। कई उस्तादों से मैंने दाव पेच सीखे थे और देसी कुश्ती के बहुत से दाव मुझे आते थे। मैंने ऐसा ही एक दाव लगाकर उन टांगों को लपेटा और उसे जमीन से दे मारा। काफी चोट लगी थी उसे। थोड़ी देर तक बिलबिलाता रहा, फिर उठकर बैठ गया। फिर उसने मुझे खूनी निगाहों से देखते हुए कहा कि वो ना सिर्फ मुझसे मेरा ईमान छीनेगा बल्कि इस तरह दागदार करेगा मुझे कि मैं भी जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं मुर्शिद के पास चला आया और उसके बाद जिंदगी के बहुत से उलट फेर होते रहे। उसने मुझ पर 3 मरतबा वार किया है। मुर्शिद तो इस दुनिया से चले गए हैं, मैं भी दुनियादार हो गया और जब अपने फ़राइज़ से फारे हुआ तो मैंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, लेकिन वो मुझ पर वार करता रहा और तकदीर मुझे बचाती रही। वो मेरी इज़्ज़त व आबरू ख़त्म करके मुझे सारी दुनिया में रुसवा करना चाहता था और इस बार भी उसने मुझ पर इतना भरपूर वार किया। मैं अब तुम्हें थोड़ी सी अलग कहानी सुनाता हूँ। मेरा बेटा बड़ा गुस्सावर है। दूसरा बेटा फैज़ अली शाह उससे भी ज़्यादा बुरी फितरत का मालिक है। अल्लाह ने उन लोगों को दौलत दी है। मैं तुम्हें बताऊं कि दौलत मेरी कमाई हुई नहीं है। हामिद अली शाह ने अपने तौर पर जद्दोजहद करके अपनी हैसियत बनाई है, लेकिन अल्लाह का फजल है मेरे दोनों बेटे मेरा बहुत एहतराम करते हैं। मैंने भी गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, उनके किसी मामले में टांग नहीं अड़ाता। बुजुर्गों का यही काम होता है। नैयर मेरी पोती है, इकलौती और हम सब की लाडली, लेकिन तकदीर ने उसकी पेशानी दागदार कर दी। कसूर किसी का था, भुगतना उसे पड़ा। बुजुर्ग ये कहकर खामोश हो गए और मैं दिलचस्पी से उनका चेहरा देखने लगा। बाहर तौर ये सनसनी खेज दास्तान बड़ी पुरस्रार हैसियत की हामिल थी और अब सब कुछ भूल कर उसकी तकमील का मंजर था। वैसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जिस शख्स का तज़किरा ये बुजुर्ग कर रहे हैं वो तेजा है, लेकिन बाकी कहानी से भी मुझे बहुत दिलचस्पी थी। न जाने बाकी कहानी क्या थी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर, और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।